डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से लिखी गई है। इस कहानी के सभी कैरेक्टर, नाम, जगह और घटनाएं लेखक की कल्पना है। अगर कहानी का कोई भी हिस्सा किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी असली घटना या किसी संस्था से मिलता जुलता लगता है तो इसे महज एक कोइंसिडेंस समझा जाए। हमारा इरादा किसी भी जाति, धर्म, कम्युनिटी, संस्था या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को हर्ट करना या किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। कृपया इस कहानी को खुले दिमाग से सुनें और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लें। एक जरूरी बात, इस कहानी में 18+ कंटेंट या ऑडियो हो सकता है, इसलिए अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो प्लीज इसे सुनने से पहले अपने पेरेंट्स या गार्डियन से परमिशन जरूर ले लें। थैंक यू। एपिसोड 71, केन ब्लडलाइन इल्यूजन। गुफा के अंदर। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हुआंग शियाओजिया चीखती हुई तड़प रही थी, लेकिन उसके शरीर में स्पेशल ड्रग इंजेक्ट किया जा चुका था। पूरा शरीर ढीला पड़ चुका था, हाथ पैर रस्सियों से बंधे थे। जितना ज्यादा वो छटपटाती उतना ही टिबाइगर एक्साइट हो रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और वहशीपन भरता जा रहा था। छोटी सी ब्यूटी, टेंशन मत लो, अभी मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा मजा देने वाला हूँ। टिबाइगर ने जोर से हुआंग शियाओजिया के हिप पर चुटकी ली। उसके चेहरे पर बीमार सी मुस्कान फैल गई। मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। हुआंग शियाओजिया की आवाज गुफा में गूंज रही थी, बेबसी और डर से भरी हुई। ये टिबाइगर सच में अपने नीचे वाले दिमाग को कभी कंट्रोल नहीं कर पाता। गुफा के बाहर खड़ा एक तगड़ा आदमी तिरस्कार से हंसा। ब्लड रेस, जिनका पीछा सिर्फ खून और ताकत होती है। पिछले कुछ सालों में क्लाउस की लीडरशिप में सबकी ताकत लगातार बढ़ी थी, सिवाय टिबाइगर के। वो लगभग वहीं का वहीं रह गया था, टीम के टॉप से सीधा सबसे नीचे आ गया। इसकी वजह साफ थी, वो हर वक्त औरतों में डूबा रहता था। खुद पर कंट्रोल नाम की चीज नहीं। उसकी ये आदत कई बार टीम के लिए मुसीबत बन चुकी थी। अगर वो क्लाउस का डायरेक्ट ब्लड लाइन न होता और सालों से उसके साथ न चला आ रहा होता तो कब का सब उसे लात मारकर बाहर निकाल चुके होते। धड़ाम। गुफा के सबसे अंदर वाले हिस्से में हुआंग शियाओजिया को बेरहमी से जमीन पर फेंक दिया गया। टिबाइगर ने अपना कोट उतारा और भूखे भेड़िए की तरह उस पर झपट पड़ा। छोटी ब्यूटी, मैं आ गया, दूर हटो, दूर हटो। हुआंग शियाओजिया ने अपना चेहरा जोर से दूसरी तरफ घुमा लिया, उस घिनौने मुंह से बचने की कोशिश में। हाँ, क्या जंगली घोड़ी है? टिबाइगर ने उसका गला दबोच लिया। उसे थोड़ी देर पहले क्लाउस की दी हुई हिदायत याद आई। उसकी आंखों में ठंडक की झलक आ गई। छोड़ो, मजा थोड़ा कम सही, काम तो फिर भी हो जाएगा। उसके हाथ की ताकत धीरे धीरे बढ़ती गई। हुआंग शियाओजिया का गोरा चेहरा तेजी से लाल पड़ने लगा। सांस घुटने की दहशत, निराशा और डर लहरों की तरह उस पर टूट पड़े। कोई है जो मुझे बचा ले। होश खोने से ठीक पहले उसे जमीन से उठती एक परछाई दिखी, साइलेंट, डरावनी। धम। हुआंग शियाओजिया पूरी तरह बेहोश हो गई। टिबाइगर ने हाथ ढीला किया। उसकी उंगलियां लड़की के चिकने गाल को हल्के से छू गईं। उसने गहरी सांस ली, आंखें नशे में आधी बंद। कुमारी लड़की की आभा सच में नशे जैसी होती है। जैसे ही वो अपनी पैंट उतारने वाला था, अचानक उसकी नजर धुंधली हो गई। दिमाग में तेज चक्कर सा लगा। खतरा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही पीछे से एक हाथ उसके गले में कस गया। दूसरा हाथ उसके चेहरे को जकड़ चुका था। घना काला धुआं उसके सिर को ढक चुका था। मीठी और लोहे जैसी बदबू वाली गैस उसके कान, मुंह और नाक से अंदर घुसती चली गई। टिबाइगर की आंखें फैल गईं। वो मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी सांस की नली पूरी तरह जहर से भर चुकी थी। आवाज बाहर ही नहीं निकल पाई। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर ढीला पड़ गया। जहरीली गैस उसके अंदर तबाही मचाती हुई उसकी जीवन शक्ति निकल गई। किन तियान ने चुपचाप लाश को जमीन पर सीधा लिटा दिया। पूरा प्रोसेस बिना किसी आवाज के हुआ। तो ये वैम्पायर निकला। किन तियान की नजर गहरी हो गई। इस आदमी को मारने पर उसे न सिर्फ 2789 इवोल्यूशन पॉइंट मिले, बल्कि एक ग्रीन टैलेंट भी। नाम, केन ब्लडलाइन। टाइप, पैसिव टैलेंट। इंट्रोडक्शन, रहस्यमयी केन ब्लडलाइन। प्राचीन वैम्पायर खून तुम्हारी नसों में बहता है, जो तुम्हें आम इंसानों से कहीं ज्यादा फिजिकल क्वालिटी और शानदार डार्क अफिनिटी देता है। अंधेरे में तुम्हारी नजर, सुनने की ताकत और सूंघने की क्षमता हर तरफ से बढ़ जाती है। तुम खून से ताकत सोख कर खुद को हील या और मजबूत कर सकते हो। अपने अंदर का ब्लड पॉइजन दूसरों में ट्रांसफर कर उन्हें ब्लड लाइन वंशज भी बना सकते हो। लेकिन धूप से तुम्हें नेचुरल नफरत है। सूरज की रोशनी में तुम्हारी हालत साफ तौर पर खराब हो जाती है। रहस्यमयी ताकत किन तियान के शरीर में बहने लगी। उसने पलक झपकाई। उसकी पुतलियों में हल्की लाल चमक आ गई। दांत सख्त हो गए। दोनों कैनाइन दांत लंबे निकल आए। उंगलियों के सिरे काले और नुकीले हो गए। काली आभा उसके चारों ओर लहराने लगी। गैलेक्सी एम्पायर में वैम्पायर रेस मौजूद थी। उनमें सबसे मशहूर थे व्लादिमीर क्लान, 9 ग्रेट होली ब्लड्स में से एक। उनके अंदर ब्लड रेस के पूर्वज केन का खून बहता था और उनके पास कई स्पेशल एबिलिटी थी। लेकिन जिसे किन तियान ने मारा था,
वो असली ब्लड रेस नहीं था, वो ब्लड लाइन था जिसे पीढ़ियों तक ब्लड पॉइजन देकर वैम्पायर बनाया गया था। ब्लड लाइन का शरीर ब्लड पॉइजन से मजबूत होता है, ब्लड लाइन मार्शल आर्टिस्ट के बराबर, लेकिन उसकी जिंदगी और मौत ऊपर वाले ब्लड लाइन के कंट्रोल में होती है। ग्रीन केन ब्लड लाइन, आम दुनिया में जिसे वैम्पायर बैरन कहा जाता है, खुशकिस्मती से किन तियान की ब्लड लाइन प्लंडर से मिली थी, इसलिए उसके ऊपर कोई हाई लेवल ब्लड लाइन कंट्रोल नहीं था। ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होने के बाद भी किन तियान ने हुआंग शियाओजिया को नहीं जगाया। बाहर मजबूत दुश्मन थे, उसे जगाना मदद नहीं बल्कि बोझ बनता। बाहर अभी भी 5 वैम्पायर थे, उनकी ताकत का अंदाजा नहीं था। किन तियान बेवजह रिस्क नहीं लेना चाहता था। गुफा के बाहर शियाओपांग और श्योंगगांग की दर्द भरी आवाजें आईं। कुछ ही देर में आवाजें बंद हो गईं। किन तियान ने आंखें नीची कर लीं। वो स्कूल से कांटेक्ट कर सकता था, लेकिन जब तक स्कूल के पावरफुल लोग आते तब तक ये दोनों बच्चे बंधक बन चुके होते। उनकी जान का भरोसा नहीं, लेकिन अगर वो खुद बाहर वालों को निपटा सका तो ढेर सारे इवोल्यूशन पॉइंट मिलते और हाई लेवल वैम्पायर टैलेंट भी। बहुत सारे पॉइंट बच जाते। जुआ खेले या नहीं, किन तियान एक पल झिझका, फिर तेजी से फैसला कर लिया। ट्राई करते हैं, कैमोफ्लाज और पॉइजन के साथ चांस है, जरूरत पड़ी तो शैडो जंप से निकल जाऊंगा। 3000 इवोल्यूशन पॉइंट खर्च करके 1000 फेस को एनहांस। ग्रीन टैलेंट 1000 फेस तेजी से ब्लू में बदल गया। नाम इल्यूजन टाइप एक्टिव टैलेंट। इंट्रोडक्शन, तुम अपने शरीर, चेहरा, हेयर स्टाइल, आवाज और बाकी फिजिकल फीचर्स को पूरी तरह बदल सकते हो। ये सही दांव था। किन तियान की आंखों में चमक आ गई। उसने पैरों के नीचे पड़े आदमी के फीचर्स को ध्यान से देखा। उसका शरीर बदलने लगा। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह टिबाइगर जैसा बन चुका था। छोटी ब्यूटी। किन तियान ने याद से टिबाइगर की भारी और कर्कश आवाज निकाली। कई बार ट्राई किया, जब तक बिल्कुल सेम ना हो गई। तैयारी के बाद वो सीधे बाहर नहीं गया। उसने ताल में ताली बजाई, कभी तेज कभी धीमी, मुंह से आवाजें भी निकाली। उसके अंदर से हरी धुंध निकली, अजीब सी खुशबू के साथ गुफा में फैल गई। करीब 10 मिनट बाद किन तियान ने टिबाइगर के कपड़े पहने, लाश को स्पेशल बैग में डाला, कुछ अरेंजमेंट किए और मुस्कुराते हुए हल्के कदमों से गुफा से बाहर निकल गया। गुफा के बाहर वो निकल आया। विलियम ने तिरछी नजर से देखा, अजीब लहजे में बोला, टिबाइगर, इस बार तो बहुत जल्दी हो गया। क्या दिन पर दिन और बेकार होता जा रहा है? टिबाइगर, तो यही इसका नाम है। सच में पक्का परवर्ट। किन तियान मुस्कान बनाए रहा, किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसे नहीं पता था कि असली टिबाइगर ऐसा इंसान है या नहीं, जो ताने पर पलटवार करता है या चुपचाप सह लेता है। ऐसी हालत में इग्नोर करना ही सबसे सेफ ऑप्शन था। टिबाइगर को अनदेखा देखकर विलियम ठंडा सा फुकारा, लेकिन और कुछ नहीं बोला। किन तियान भीड़ में खड़ा रहा, आगे देखता हुआ। शियाओपांग और श्योंगगांग के चेहरे खून से भरे थे। दोनों का मुंह बुरी तरह सूजा हुआ था। दोनों बेहोश पड़े थे। तेज ब्लड की गंध उसकी नाक में भर गई। किन तियान का दिल अचानक धड़क उठा, जैसे कोई भूखा इंसान जबरदस्त खाने की खुशबू सूंघ ले। वैम्पायर की ब्लड थर्स्ट उसके अंदर जाग चुकी थी। क्या आप इस कहानी के अगले हिस्से का सारांश या किन तियान की नई शक्तियों का विश्लेषण चाहते हैं? एपिसोड 72, लगभग एक्सपोज और जहर से हमला। अब बेहतर लग रहा है? क्लाउस ने किन तियान को देखते हुए ठंडे लहजे में पूछा। किन तियान मुस्कुराया, अब बेहतर है। इतना कहते ही उसने नोटिस किया कि आसपास खड़े सभी लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। क्या हुआ? क्या एक ही लाइन ने मुझे पकड़वा दिया? किन तियान का दिल जोर से धड़क गया, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। टिबाइगर, कहीं ज्यादा दिनों से दबा रहने की वजह से तुम्हारा नेचर तो नहीं बदल गया? बगल में खड़ा लंबा पतला आदमी हंसते हुए बोला। इस बार तुम्हारा रिएक्शन उतना क्रीपी नहीं था। जब भी औरतों की बात होती, टिबाइगर रुकने का नाम नहीं लेता था। चेहरा, बॉडी, आवाज, सब कुछ इतने डिटेल में बताता कि पूरा सीन फिर से बना देता। शुरू में लोग थोड़ा इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन बार बार होने पर बस इरिटेटिंग लगने लगा। कई बार टोका गया, लेकिन ये बंदा कभी नहीं सुधरा। बिना पूछे ही अपने एक्सपीरियंस सुना देता था। इसलिए जब उसने बस अब बेहतर है कहकर बात खत्म कर दी, तो सबको अजीब लगा। काफी क्रीपी नहीं था। किन तियान की आंख फड़क गई। उसे लगा था कि ये जवाब पहले ही काफी डायरेक्ट और क्रीपी था, ऊपर से स्माइल भी, लेकिन फिर भी कम पड़ गया। ये टिबाइगर आखिर किस लेवल का परवर्ट था? हालांकि किसी ने इस बात को ज्यादा खींचा नहीं। शायद सबको लगा कि अहम वक्त पर टिबाइगर ने आखिरकार सबको घिन दिलाना बंद कर दिया है। कोई मरा तो नहीं है ना? क्लाउस ने पूछा। टिबाइगर अक्सर एक्साइटमेंट में हद पार कर देता था। कभी किसी औरत का पूरा खून चूस लेना, कभी गला घोंट देना। इन सब मामलों में क्लाउस को कई बार सफाई करनी पड़ी थी। अगर टिबाइगर उसका डायरेक्ट ब्लड लाइन न होता, वफादार न होता और थोड़ी बहुत काबिलियत न रखता, तो क्लाउस कब का उसे हटा चुका होता। कोई नहीं मरा, बस बेहोश है। किन तियान ने मुस्कान बनाए रखी।
इस दुनिया में आने के बाद उसने इतनी देर तक कभी मुस्कान नहीं रखी थी। अब तो चेहरे की मसल्स तक अकड़ने लगी थी। ठीक है, इतना काफी है। ये रुकीज अभी काम के हैं। क्लाउस ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में एक खतरनाक चमक झलकी। बॉस, इसी वक्त विलियम बोला। उसकी नजर शियाओपांग और श्योंगगांग पर थी। उसने होंठ चाटते हुए कहा, सबके लिए एक दावत कैसी रहेगी? आधे महीने से ज्यादा हो गया है। स्पिरिचुअलिस्ट खून का स्वाद ही भूल गया हूँ। हाँ बिल्कुल। बाकी लोग भी एक के बाद एक बोल पड़े। उनकी आंखों में लालच और प्यास साफ दिख रही थी, शियाओपांग और श्योंगगांग को देखते हुए। क्लाउस उनकी हालत समझता था। सिर्फ वे ही नहीं, खुद उसे भी एक ढंग की दावत चाहिए थी, लेकिन उसे हालात की समझ भी थी। उन्हें पकड़ने के लिए वेन चेंगशियान ने ट्वाइलाइट रिज में ढेर सारे स्पिरिचुअलिस्ट भेजे थे और बाहर जरूर जाल बिछाया गया होगा। वे हमेशा ट्वाइलाइट रिज में छिपे नहीं रह सकते थे। सिल्वर ग्रे स्टार से निकलने के लिए उन्हें दूसरी ताकतों की मदद चाहिए थी, और सामने खड़े ये 3 अमीर नौजवान शायद काम आ सकते थे। क्लाउस ने अपना प्लान समझाया। सुनने के बाद सबने हामी भरी, लेकिन एक बार खून की प्यास जाग जाए तो उसे दबाना मुश्किल हो जाता है। टिबाइगर, सबके लिए ब्लड पैक ले आओ, क्लाउस ने आदेश दिया। टीम लीडर होने के नाते उसे अपने लोगों की हालत का ख्याल रखना था। वो आमतौर पर टिबाइगर को संभालता था और उसकी कुछ आदतों को बर्दाश्त करता था, लेकिन टीम में बैलेंस बनाए रखने के लिए अक्सर उसे सर्विस वाले काम दे देता था, जैसे शिकार। ठीक है, किन तियान ने सिर हिलाया। इसी पल क्लाउस को कुछ याद आया। विलियम, तुम भी टिबाइगर के साथ जाओ। तगड़ा सा विलियम एक पल के लिए चौंका। आमतौर पर वो टिबाइगर को बर्दाश्त नहीं करता था। दोनों की अक्सर तकरार रहती थी। मिशन पर क्लाउस उन्हें अलग रखता था। आज पहली बार वो दोनों को साथ भेज रहा था। क्या क्लाउस हमारे रिश्ते सुधारना चाहता है? मन में खींच होने के बावजूद विलियम ने सिर हिला दिया। ठीक है। विलियम ने किन तियान से एक शब्द भी नहीं कहा और सीधे जंगल की गहराई में चला गया। किन तियान ने भी कुछ नहीं कहा और उसके पीछे चल पड़ा। दोनों की परछाइयां दूर होती गईं। क्लाउस उन्हें देखते हुए खड़ा रहा। उसकी आंखें गहरी थीं, सोच का अंदाजा लगाना मुश्किल। कुछ देर बाद जंगल के अंदर सर 2 साए पेड़ों की डालियों के बीच फुर्ती से कूद रहे थे। एक आगे, एक पीछे। हल्की और सटीक मूवमेंट, लगभग बिना आवाज। टिबाइगर, मुझे लगा था औरतों से निपटने के बाद तुम्हारे पैर कांप रहे होंगे, लेकिन अभी भी साथ निभा रहे हो। विलियम ने पलटकर तंज कसते हुए कहा। किन तियान ने नकली टिबाइगर वाली भारी, कर्कश और चिड़चिड़ी आवाज में जवाब दिया। चुप रह, ज्यादा मत बोला कर। एक परवट दरिंदा वैसे भी शरीफ नहीं होता। हर वक्त चुप रहना और सहते रहना उल्टा शक बढ़ाता। इस बार किन तियान ने सीधा पलटवार चुना। विलियम और टिबाइगर की पहले भी कई बार बहस हो चुकी थी, इसलिए उसे गुस्सा नहीं आया। उल्टा उसे लगा कि उसका तंज काम कर गया। फुश! विलियम अचानक रुक गया और टहनी पर खड़ा होकर नीचे देखने लगा। नीचे 3 सींग वाले हिरन भूरे रंग के फर के साथ जंगली फल खा रहे थे। उनकी गर्दन पतली थी, सिर छोटे और नाजुक, कान चौकन्ने घूम रहे थे। एम्बर रंग की आंखें साफ और सतर्क थीं। स्पिरिट बीस्ट तो नहीं है, लेकिन हिरन का खून भी बुरा नहीं होता। विलियम ने हल्का कदम रखा और खूबसूरती से नीचे छलांग लगाई। बिल्कुल सही जगह एक हिरन की पीठ पर उतरा और लोहे जैसे मुक्के से उसे बेहोश कर दिया। उसने हिरन को मारा नहीं। वजह सीधी थी, जिंदा खून गर्म होता है और ज्यादा स्वादिष्ट। किन तियान ने भी उसकी नकल की। दूसरे हिरन की पीठ पर कूदा और उसी तरह उसे बेहोश कर दिया। हूल! तीसरा हिरन घबरा गया और भागने लगा। भागने की सोच रहा है। विलियम की आंखें लाल चमक उठीं। वो उछलकर नीचे आया, जमीन पर जोर से पैर मारा और जंगल के भूत की तरह तेजी से दौड़ते हुए हिरन की गर्दन पकड़ ली। फिर उसे जमीन पर पटक दिया। धड़ाम! उसका सिर जमीन से टकराया। आंखें पलट गईं और वो भी बेहोश हो गया। इसी दौरान किन तियान ने तेजी से दोनों बेहोश हिरनों के चेहरे पर हाथ रखा। हल्की जहरीली गैस उनकी नाक और मुंह में घुस गई। विलियम के हिरन उठाने से पहले ही किन तियान अपना हाथ हटा चुका था। 3 हिरन काफी हैं। मैं 2 उठाऊंगा, तुम 1 उठा लो। विलियम ने एक हिरन की टांग पकड़ी और यूं ही उछालकर दोनों को अपने कंधे पर जमा लिया। रुको! किन तियान बोला। मैं 1 उठाऊंगा तो सबसे भारी वाला दो। मुझे नहीं चाहिए कि कोई बोले मैंने फायदा उठाया। अरे कमाल है, तुम में भी शर्म बची है। विलियम ने मजाक उड़ाया, लेकिन फिर दोनों हिरन नीचे रख दिए और किन तियान को आखिरी बेहोश हिरन उठाने दिया। धप! विलियम 2 हिरन उठाकर दौड़ पड़ा। किन तियान उसके पीछे था। दोनों की रफ्तार बढ़ती गई, जैसे आपस में होड़ लगी हो, कौन आगे निकलेगा। क्या आप आगे जानना चाहेंगे कि किन तियान का जहरीला हमला काम करता है या नहीं? एपिसोड 73, जहर का असर, टियर 5 से भिड़ंत। वापस आ गए। विलियम और किन तियान ने तीनों सींग वाले हिरनों को जमीन पर फेंक दिया।
बाकी सब तुरंत पास आ गए। खून की भूख अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। बॉस, आप पहले चुनिए, विलियम ने क्लाउस से कहा। क्लाउस ने एक नजर डाली और सबसे छोटा हिरन चुनते हुए बोला, ये मेरा, बाकी तुम लोग आपस में बांट लो। ठीक है। विलियम ने बिना कुछ कहे अपने नुकीले दांत बाहर निकाले और सीधे हिरन की गर्दन में काट लिया। घूंट घूंट खून लगातार उसके मुंह में भरता रहा। विलियम के चेहरे पर साफ मजे का एक्सप्रेशन था। बाकी वैम्पायर भी तुरंत टूट पड़े, कोई गर्दन पर, कोई टांग पर। पल भर में जंगल में तेज खून की गंध फैल गई। इसमें किंतियान भी शामिल था। मीठा और गर्म खून उसके मुंह में गया तो जैसे सारी टेस्ट बर्ड्स जाग गईं। बिल्कुल वैसा फील जैसे तेज गर्मी में बर्फ जैसी ठंडी कोला। रुकना नामुमकिन। क्लाउस की नजर किंतियान पर पड़ी। उसे खून चूसते हुए, उसमें डूबे देखकर उसके दिल में उठी आखिरी शंका भी खत्म हो गई। 10 साल से ज्यादा साथ रहने के बाद वो अपने इस भरोसेमंद साथी टिबाइगर को बहुत अच्छे से जानता था। एक नजर, एक छोटा सा एक्सप्रेशन और उसे सब समझ आ जाता। लेकिन थोड़ी देर पहले उसे टिबाइगर कुछ अजीब लगा था। मुस्कान, लहजा, जवाब सब पहले से अलग। इसलिए उसे शक हुआ। इसी शक को कंफर्म करने के लिए उसने शिकार का बहाना बनाया, टिबाइगर को बाहर भेजा और विलियम को साथ लगा दिया, जो उससे हमेशा भिड़ा रहता था। खुद वो गुफा के अंदर जाकर चेक करने गया। गुफा में एक जवान लड़की अधनंगी हालत में बेहोश पड़ी थी। उसकी पैंट टखनों तक खिसकी हुई थी। गर्दन पर साफ गला दबाने के निशान थे। नमी भरी हवा में एक अजीब सी गंध अब भी तैर रही थी। ये सीन देखकर क्लाउस का शक काफी हद तक कम हो गया और जब उसने किंतियान को पूरी तरह वैम्पायर की तरह खून पीते देखा, उसके आसपास हल्की डार्क आभा लहराती हुई, तो सारी शंकाएं खत्म हो गईं। कोई टिबाइगर जैसा दिख सकता है, लेकिन ब्लड लाइन की ताकत साथ में नकल नहीं कर सकता। अब मुझे भी खाना चाहिए। क्लाउस ने हिरन की गर्दन पकड़ी और काट लिया। टियर 5 विस्काउंट ब्लड लाइन होने की वजह से उसका शरीर जैसे अथाह गड्ढा था। बाकी लोग अभी पेट भर भी नहीं पाए थे कि उसने पूरे हिरन का खून खत्म कर दिया। आह, मजा आ गया। विलियम ने गर्दन छोड़ी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसके पहले फीके होंठ अब गहरे लाल हो चुके थे। पूरा शरीर एनर्जी से भर गया। हिरन का खून वाकई बढ़िया है, बस क्वालिटी थोड़ी कम है। काश स्पिरिट बीस्ट का खून होता। लंबे पतले वैम्पायर ने जीभ चटकाई। क्लाउस ने मुंह में बचा हुआ खून चाटा। इस हिरन का स्वाद उम्मीद से कहीं बेहतर था और उसे और चाहिए लग रहा था। इसी वक्त किंतियान ने भी रुककर अपने नुकीले दांत वापस कर लिए। उसकी पुतलियों में अजीब सी खूनी चमक दौड़ गई। इस हिरन का खून पीकर थोड़ा ज्यादा गर्म लग रहा है। एक लंबे बालों वाले वैम्पायर ने अपना काला कोट उतार दिया, लेकिन एक लेयर हटाने के बाद भी गर्मी कम नहीं हुई, तो उसने अंदर की टाइट बनियान भी उतार दी। उसका पीला ऊपरी शरीर दिखने लगा। हाँ, मुझे भी बहुत गर्म लग रहा है। बाकी वैम्पायर भी यही महसूस कर रहे थे। सब अपने कपड़े उतारने लगे। चेहरे ऐसे लाल हो गए जैसे आग में जल रहे हों। सही कह रहे हो, मुझे भी। क्लाउस ने भी अपना बाहरी कोट उतार दिया, लेकिन अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। कुछ गड़बड़ है। क्लाउस के दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। वैम्पायर की फितरत ठंडी होती है। उन्हें आमतौर पर गर्मी महसूस ही नहीं होती, और अब सबको तेज बुखार जैसी गर्मी लग रही थी। ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। आह, बहुत गर्म है, मैं जल जाऊंगा। विलियम ने सिर्फ अंडरवियर में रह गया था। पूरा शरीर उबले हुए झींगे की तरह लाल। चिल्लाता हुआ वो पास की धारा में कूद पड़ा। उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी। बाकी भी कुछ अलग हाल में नहीं थे। एक एक करके कपड़े उतारते गए, धारा में कूदते गए, दर्द से चिल्लाते हुए। क्लाउस घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। अंदर से लगातार गर्मी निकल रही थी। धड़ाम धड़ाम कई वैम्पायर एक के बाद एक गिर पड़े। 2-3 झटके लगे और फिर बिल्कुल शांत। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। क्लाउस भी ज्यादा देर टिक नहीं पाया। उसका शरीर आगे की तरफ गिरने लगा, लेकिन जमीन से टकराने से ठीक पहले क्लाउस अचानक गायब हो गया। धम! एक गोली उसी जगह आकर लगी जहां वो एक पल पहले था। जरा सा भी लेट होता तो गोली उसे लग चुकी होती। क्लाउस एक पेड़ की डाल पर खड़ा था। नीचे पानी से निकलते एक नंगे बदन आदमी को घूर रहा था, जिसके हाथ में स्नाइपर राइफल थी। उसने दांत भींचते हुए कहा, तू कौन है? इस पल क्लाउस गुस्से और शौक दोनों से भरा हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये टिबाइगर सच में गड़बड़ निकलेगा। वो टिबाइगर नहीं था, बल्कि किसी का भेष था। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा समझ नहीं आ रही थी, वो ये थी कि ये इंसान ब्लड लाइन की ताकत इतनी परफेक्टली कैसे कॉपी कर पाया कि वो खुद भी पकड़ नहीं सका। किंतियान का शरीर लंबा हो गया। चेहरे की त्वचा लहराई और पल भर में एक नया चेहरा बन गया। उसने शांत आवाज में कहा, ईगल मिलिट्री एकेडमी, ये फान, चेहरा बदलने वाली ताकत, ये फान, ठीक है, मैं तुम्हें याद रखूंगा।
क्लाउस ने किन तियान को गहराई से देखा, जैसे उस चेहरे को अपनी आत्मा में उतार लेना चाहता हो। साथ ही उसने पूरी ताकत झोंक दी, स्पिरिचुअल एनर्जी और क्यूई ब्लड को चलाकर अपने शरीर में फैलते जहर को दबाने लगा। मुझे याद रखोगे? तो ठीक से याद रखना, वैसे भी वो मेरा नाम नहीं है और न ही ये मेरा असली चेहरा। हिम्मत हो तो एम्परर ये को ढूंढने जाना। किन तियान का एक्सप्रेशन बदला नहीं। सिस्टम लगातार नोटिफिकेशन भेज रहा था। 4 बार इवोल्यूशन पॉइंट्स उसके खाते में जुड़े। 4 टैलेंट लाइट स्फीयर वैम्पायरों से निकलकर उसके शरीर में समा गए। बस एक चीज की कमी थी, क्लाउस के इवोल्यूशन पॉइंट्स और उसका टैलेंट। इसका मतलब साफ था, ये वैम्पायर लीडर मरा नहीं था, लेकिन हालत भी अच्छी नहीं थी। उसने हिरनों में मिक्स्ड जहर डाला था। नया मिला पर्पल इंक मंडाला और ब्लड बर्निंग, दोनों को मिलाकर। ये जहर ठंडी बॉडी वाले जीवों पर बेहद असरदार था। स्नेकमैन पर तो काम करता ही था, वैम्पायर पर भी उतना ही। बस ये समझ नहीं आ रहा था कि ये वैम्पायर इसे दबा कैसे पा रहा है। धम! किन तियान ने ट्रिगर दबाया। शैडो स्ट्राइक रून स्पीयर से निकली गोली सीधी क्लाउस के चेहरे की तरफ गई। क्लाउस ने फुर्ती से मूव किया और आसानी से बच गया। फिर एक विशाल चमगादड़ की तरह डरावनी रफ्तार से किन तियान पर झपटा। गहरे लाल स्पिरिचुअल एनर्जी से ढके उसके नुकीले पंजे बिजली की तरह किन तियान की गर्दन की ओर बढ़े। शैडो स्ट्राइक स्नाइपर राइफल जमीन पर फेंक दी गई। किन तियान के हाथ में अब ठंडी हवा छोड़ती ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड थी। ब्लैक फ्रॉस्ट पर बिजली लिपट गई। भयानक ताकत के साथ वो ब्लेड क्लाउस पर टूट पड़ी। क्लैंग! पंजों ने तलवार रोक ली। जबरदस्त टकराव से हवा में लहरें फैल गईं। जमीन की घास उखड़ गई, पत्ते सरसराने लगे। किन तियान के पैर जमीन को छूते हुए पीछे खिसक गए। दर्जनों मीटर पीछे जाकर रुका। मुलायम मिट्टी में एक सीधी लकीर बन गई। तू भी स्पिरिचुअलिस्ट है? क्लाउस ने शौक और शक से किन तियान को देखा। चेहरा बदलना सुपर पावर यूजर की तकनीक है, लेकिन ये फान स्पिरिचुअल एनर्जी भी इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे लोग होते हैं जो सुपर पावर और स्पिरिचुअल एनर्जी दोनों ट्रेन करते हैं, लेकिन वो सब पागल होते हैं। कारण सीधा है, सुपर पावर अवेकनिंग बेहद खतरनाक होती है। अवेकनिंग पोशन लेने के बाद 70% लोग मर जाते हैं। इसीलिए जो लोग स्पिरिचुअल एनर्जी में सफल हो जाते हैं, वो सुपर पावर का रास्ता कभी नहीं चुनते। किन तियान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में गंभीरता चमक उठी। ये वैम्पायर वाकई डरावनी ताकत वाला था। पर्पल इंक मंडाला और ब्लड बर्निंग मिक्स्ड जहर को दबा पाना, इसकी ताकत टियर 5 से ऊपर की होनी चाहिए। टियर 5 अब तक का सबसे ताकतवर दुश्मन जिससे किन तियान का सामना हुआ था। एपिसोड 74 बर्सर्क ओवरलॉर्ड बॉडी। सूश! क्लाउस के पैर जमीन पर पड़े और वो काली बिजली की तरह किन तियान की तरफ झपटा। उसकी स्पीड इतनी पागल थी कि पीछे आफ्टर इमेज तक छूट रहे थे। किन तियान मुश्किल से क्लाउस की स्पीड को फॉलो कर पा रहा था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि बारब्रेक डोमिनेटर बॉडी ने उसे जानवरों जैसी शार्प इंट्यूशन दी थी। खतरा पास आता महसूस होते ही उसने इंस्टिंक्ट से तलवार घुमा दी। क्लैंग टिल्ड! बैटल स्वॉर्ड सीधे क्लाउस के नाखूनों से टकराई और इस राउंड का अटैक ब्लॉक हो गया। जोरदार फोर्स उसकी उंगलियों से होकर पूरे शरीर में दौड़ गई, लेकिन उसके साथ आई पर्पल एनर्जी उम्मीद से काफी कमजोर थी। इतना स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल, ये तो बस टियर 1 स्पिरिचुअलिस्ट का है। क्लाउस को यकीन ही नहीं हुआ। जो किन तियान उसके 2 अटैक झेल गया, वो सिर्फ टियर 1 स्पिरिचुअलिस्ट था। भले ही वो अभी जहर को फैलने से रोकने के लिए ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी और ब्लड क्यूई यूज नहीं कर सकता था, फिर भी एक विस्काउंट वैम्पायर की बॉडी और सालों की ट्रेनिंग से मजबूत फिजिक के दम पर उसे पूरा भरोसा था कि वो टियर 1 स्पिरिचुअलिस्ट को चींटी की तरह कुचल सकता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि किन तियान कोई नॉर्मल टियर 1 नहीं था। उसके पास पर्पल टैलेंट बाब्रिक डोमिनेटर बॉडी, डीप लिन, ब्लू टैलेंट शैडोबोन फिजिक, ब्लू टैलेंट वायलेंट ऐप बॉडी, ग्रीन टैलेंट केन ब्लड लाइन और पर्पल टैलेंट पॉइजन स्नेक बॉडी थी, जो टॉक्सिन को एब्जॉर्ब करके बॉडी को और मजबूत करती थी। इन 5 टैलेंट्स का ओवरलैप उसकी फिजिकल स्टैट्स को लगातार बूस्ट कर रहा था। यहाँ तक कि खुद किन तियान को भी अंदाजा नहीं था कि उसके शरीर में कितनी खौफनाक ताकत छुपी हुई है। क्विक बैटल! क्लाउस की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। वो जानता था कि स्पिरिचुअल एनर्जी और ब्लड क्यूई से जहर को दबाना सिर्फ टेम्पररी है। जितनी देर फाइट चलेगी, टॉक्सिन को कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल होगा। अगर जहर पूरे शरीर में फैल गया तो उसका अंजाम भी बाकी टीम मेंबर्स जैसा ही होगा। अचानक क्लाउस की शर्ट फट गई और उसके कंधों से काले पंख निकल आए। ये पंख चमगादड़ जैसे थे, किनारे रेजर की तरह शार्प और ठंडी खतरनाक चमक के साथ। विंग्स भी? ये ख्याल अभी आया ही था कि किन तियान की आंखों के सामने एक काली परछाई चमकी। सूश! नाखूनों ने किन तियान के सीने को चीर दिया। मांस फट गया और अंदर की सफेद हड्डियां तक दिखने लगीं। क्लाउस दूसरी तरफ प्रकट हुआ और आदतन अपनी उंगलियों से खून चाटने लगा। उसकी नजरें और भी ज्यादा सैवेज हो गईं। मेरे खून में जहर है, किन तियान ने सीधा सच बोल दिया। ये सुनते ही क्लाउस का चेहरा सख्त हो गया। लड़ाई में खून चाटना उसकी पुरानी आदत थी,
जिससे वो दुश्मन पर मेंटल प्रेशर बनाता था। किसे पता था कि यही आदत उल्टी पड़ जाएगी। फिर भी उसका मकसद पूरा हो गया था। दुश्मन घायल हो चुका था, अब फाइट आसान होगी और जल्दी खत्म हो जाएगी। क्लाउस ने ऐसा ही सोचा, लेकिन रियलिटी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। किन तियान के सीने का जख्म तेजी से भरने लगा और सिर्फ 3 सांसों में पूरी तरह गायब हो गया। ये सीन देखकर क्लाउस पूरी तरह शॉक्ड रह गया। वैम्पायर की हीलिंग भी स्ट्रांग होती है, लेकिन इतनी फास्ट नहीं। उसके सामने खड़ा ये इंसान उससे भी ज्यादा तेज रिकवर कर रहा था। ब्लड लाइन मार्शल आर्टिस्ट, ये जरूर ब्लड लाइन मार्शल आर्टिस्ट है। क्लाउस समझ गया कि अगर ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो मरेगा वही। जिंदा रहने के लिए उसे फाइट जल्दी खत्म करनी होगी, भले ही उसे सिर्फ 30% स्पिरिचुअल एनर्जी ही क्यों न रिलीज करनी पड़े, वो सामने वाले को मारने के लिए काफी थी। बूम! डार्क रेड स्पिरिचुअल एनर्जी आग की तरह क्लाउस के चारों तरफ जल उठी। उसकी डरावनी स्पिरिचुअल प्रेशर से 1 किलोमीटर तक के पेड़ पौधे झुक गए, जैसे अंधेरे के राजा का स्वागत कर रहे हों। बैंग! इस बार क्लाउस और भी तेज था। हवा में सोनिक बूम गूंज उठे। वहीं दूसरी तरफ बीप बीप बीप। मॉनिटर अचानक रेड लाइट से चमक उठा और मैप पर एक बड़ा लाल डॉट उभर आया। ये टियर 5 एनर्जी फ्लक्चुएशन है। विन चैंगशन झटके से खड़ा हो गया, दांत पीसते हुए बोला, ये वही है, वही बेशर्म और गंदा वैम्पायर। चलो। विन चैंगशन तेजी से बाहर निकला, अपनी फ्लाइंग डिवाइस पर चढ़ा और टारगेट लोकेशन की तरफ उड़ गया। वहीं जंगल में इतना फास्ट किन तियान की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने तुरंत अपनी ब्लड लाइन पावर एक्टिवेट की और अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट स्टेट में चला गया। ब्लड थर्स्टी फ्रेंजी प्लस ओवरलॉर्ड बॉडी। बूम! ब्लड QE उबलने लगी, आंखें क्रिम्सन रेड हो गईं और उसके शरीर पर डार्क गोल्डन पैटर्न उभर आए। उसकी आभा किसी प्राइमोर्डियल बीस्ट जैसी हो गई, डोमिनेटिंग और सैवेज। रीप! ब्लड किंग क्लॉ ने किन तियान की गर्दन चीर दी। गरम खून फव्वारे की तरह बह निकला। किन तियान की तलवार हाथ से गिर गई। उसकी मसल्स फूल गईं। स्पिरिचुअल एनर्जी और जहरीली गैस से ढकी उसकी मुट्ठियां सीधे क्लाउस के सिर की तरफ टूट पड़ी। क्लाउस ने साइड में हटकर अटैक बचा लिया और तिरछी नजर से देखा। उसे पूरा यकीन था कि ब्लड किंग क्लॉ से किन तियान का सिर धड़ से अलग हो जाएगा, लेकिन आखिर में बस कुछ जख्म ही पड़े। और उससे भी डरावनी बात यह थी कि 2 सांसों के अंदर वो सारे जख्म भर गए। खून से सनी गर्दन एकदम स्मूथ हो चुकी थी। ये हीलिंग पहले से भी ज्यादा एक्सैजरेटेड थी। ये किस तरह की ब्लड लाइन है? क्लाउस गुस्से और घबराहट से भर गया। स्पिरिचुअल एनर्जी बेहद कमजोर थी, फिर भी ये बॉडी उसकी टियर 5 विस्काउंट ब्लड लाइन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, खासकर ताकत और हीलिंग में। किन तियान की क्रिम्सन आंखें क्लाउस पर टिकी थीं। फ्रेंजी स्टेट में होने के बावजूद फ्रॉस्ट मेडिटेशन टेक्निक की लंबी ट्रेनिंग ने उसके दिमाग को काफी हद तक शांत रखा था। वो अच्छी तरह जानता था कि चाहे उसकी कॉम्बैट पावर कितनी भी बढ़ गई हो, टियर 5 एक्सपर्ट के सामने अभी भी एक बड़ा गैप था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि क्लाउस मिक्स टॉक्सिन से संक्रमित था। उसे जहर को दबाने के लिए लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करनी पड़ रही थी। जितनी देर फाइट चलेगी उतना ही नुकसान उसका होगा। इसलिए किन तियान को बस एक काम करना था, डिले करना, क्लाउस के टूटने तक। और डिले करने का तरीका सिर्फ 2 शब्दों में था, हिट खाना। सूश! क्लाउस फिर झपटा। डार्क रेड स्पिरिचुअल एनर्जी उसके नाखूनों पर लिपटी हुई थी, सीधा किन तियान के कनपटियों की तरफ। मुझे नहीं लगता तेरा सिर छेदने के बाद भी रिकवर कर पाएगा। तेज खतरे का एहसास किन तियान पर छा गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। पैरों के नीचे बिजली चमकी और वो 20 मीटर आगे ब्लिंक की तरह सरक गया। 9-फोल्ड थंडर फ्लैश। स्पीड और एक्सप्लोसिवनेस पर फोकस्ड ये बॉडी टेक्निक इस पल गेम चेंजर बन गई। स्वूश स्वूश स्वूश! क्लाउस पीछे लगा रहा। काली परछाइयों की तरह वो किन तियान के चारों तरफ घूमता रहा। पुपू पुपू! जख्म खुलते चले गए। किन तियान एक फटी हुई गुड़िया जैसा लग रहा था। सिर से पैर तक एक भी जगह सही नहीं थी। खून बहकर पूरे शरीर को लाल कर चुका था। फिर भी उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि वो और भी खतरनाक लग रहा था। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ रही थी, उसकी बैटल इंटेंट और आग की तरह भड़क रही थी। क्लाउस पागल हो गया। किन तियान की सहनशक्ति उसकी सोच से कहीं ज्यादा थी। ऊपर से ये जानवरों जैसी इंट्यूशन जिसने कई जानलेवा अटैक बचा लिए। इतना खून बह चुका था जो कई आदमियों के बराबर था, फिर भी वो खड़ा था। पॉफ्ट! क्लाउस ने काला खून थूका। इतने झटकों के बाद उसके शरीर में जहर तेजी से फैल चुका था। अब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी उसे दबा नहीं पा रही थी। इस कमीने पर लानत है। क्लाउस ने जहरीली नजर से किन तियान को घूरा, फिर एक पल भी वेट किए बिना अपने काले पंख फड़फड़ाए और जंगल की गहराई में उड़ गया। भाग गया। खून से लथपथ किन तियान ने जमीन से ब्लैक फ्रॉस्ट और शैडो स्ट्राइक उठाई और सामने देखा। तू बच नहीं सकता। ब्लड ट्रैकिंग एक्टिवेट। हुश! उसकी नजरों में हवा में लाल लकीरें उभर आईं, कुछ मोटी कुछ पतली। उनमें से एक सीधी अंधेरे जंगल के अंदर जाती हुई दिखी।
किन तियान की आंखों में ठंडा इरादा और जानलेवा इंटेंट चमक उठा। तेरा टैलेंट अब मेरा है। अगले एपिसोड में क्या किन तियान इस टियर 5 विस्काउंट को पूरी तरह खत्म कर पाएगा? एपिसोड 75, टियर 5 वैम्पायर का खात्मा। जंगल के अंदर एक साया तेजी से इधर उधर फिसला और आखिरकार एक पेड़ की डाल पर जाकर रुका। स्पर्ट। क्लाउस ने एक हाथ से तने को पकड़ा, झुकते हुए काले खून की एक थूक बाहर निकाली। ये फैन, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। क्लाउस पूरी ताकत से अपने शरीर के अंदर फैलते जहर को दबाने की कोशिश कर रहा था। उसकी क्रिम्सन आंखों में नफरत और सैवेज इरादा भरा हुआ था। वो 10 साल से ज्यादा वक्त तक स्टार सी में घूमता रहा था, यहाँ तक कि कमांडर के बेटे से भी चालें चल चुका था। किसे पता था कि आखिर में वो एक मिलिट्री एकेडमी के स्टूडेंट के हाथों मारा जाएगा। वैसे सच कहें तो चाहे कोई भी उसकी जगह होता, नतीजा बहुत अलग नहीं होता। उस लड़के की एबिलिटीज बहुत ही अजीब थीं। न सिर्फ वो अपना चेहरा और फिजिक बदल सकता था, बल्कि ब्लड लाइन की ताकतों की नकल तक कर सकता था, वो भी लगभग परफेक्ट। लेकिन सबसे जानलेवा चीज थी हिरण के खून में मिला जहर। सब जानते हैं कि ब्लड लाइन लोग खून के जहर से बदले जाते हैं। उनकी टॉक्सिन रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है और वे अपने खून को कंट्रोल करके जहर बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन इस बार जहर बहुत ही खतरनाक था। स्पिरिचुअल एनर्जी और ब्लड क्यूई से उसे दबाने की पूरी कोशिश के बावजूद टॉक्सिन लगातार फैलता जा रहा था। अब उसके अंदरूनी अंग फेल होने लगे थे, सड़न के साफ संकेत दिख रहे थे। हालत बेहद खतरनाक थी। इस वक्त जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका था, खून पीना। स्पिरिट बीस्ट या स्पिरिचुअलिस्ट का ढेर सारा खून सोखकर खून की ताकत से जहर को दबाना। खून, मुझे खून चाहिए। क्लाउस ने खुद को संभाला और अपनी सुनने, सूंघने और ब्लड सेंस की ताकत को मैक्सिमम पर ले जाकर आसपास शिकार ढूंढने लगा। जल्दी ही उसे खून की एक तेज गंध महसूस हुई जो उसकी तरफ तेजी से आ रही थी। ओह, खून खुद चलकर आ गया। क्लाउस ने अपनी सांसें कंट्रोल की और सिर घुमाकर सामने देखा। सरसर पत्ते हिले, उसकी नजरों के सामने एक फिगर उभरा। आधा नंगा शरीर, सूखा हुआ खून ज्यादातर स्किन पर चिपका हुआ, पूरा बदन लाल राक्षस जैसा। स्कारलेट आंखें सीधे उसी पर टिकी हुई थीं। हाथ में एक काली तलवार जिससे ठंडी खतरनाक आभा निकल रही थी। ये फैन। क्लाउस ने मुट्ठी भींच ली। दिल के अंदर शौक और गुस्सा एक साथ फट पड़ा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का उसका पीछा करेगा और वो भी इतने कॉम्प्लेक्स जंगल में उसे ढूंढ निकालेगा। भाग सकता है? किन तियान के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभरी। खून से सने दांत दिखे। उसकी भारी और खरखराती आवाज जंगल में देर तक गूंजती रही। इस पल वो शिकारी था और टियर 5 वैम्पायर उसका शिकार। तू मौत ढूंढ रहा है? सारी जमा हुई नफरत एक पल में फूट पड़ी। क्लाउस का चेहरा बिगड़ गया, आंखें लाल हो गईं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, इसे मारना है, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। सूश टिल्ड। खून जैसी लाल स्पिरिचुअल एनर्जी फट पड़ी। क्लाउस काले और लाल बिजली में बदलकर किन तियान की तरफ झपटा आ गया। किन तियान ने जमीन से जोर लगाया। तलवार पर बिजली दौड़ पड़ी, भिनभिनाती हुई। बूम, गरजते बादल जैसी आवाज। किन तियान रोशनी की लकीर बनकर आगे बढ़ा। तलवार पर पर्पल थंडर चमक रहा था जिसमें जबरदस्त विनाशकारी ताकत भरी थी। दोनों हाथों से उसने तलवार क्लाउस के सिर पर दे मारी। थंडरबोल्ट सेबर का चौथा स्टाइल, थंडर फ्लैश, बैंग, थंडर बैटल सेबर और खून से ढके नाखून टकराए। डरावनी एनर्जी वेव्स चारों तरफ फैल गईं। जबरदस्त फोर्स तलवार से होते हुए हाथ में पहुंची और किन तियान उछलकर पीछे जा गिरा। उसकी पीठ मोटे तने से टकराई, पूरा पेड़ जोर से कांप उठा। स्वूश टिल्ड स्वूश। खून से लिपटे नाखून पीछा करते हुए आए, सीधे दिल और दिमाग की तरफ। किन तियान फुर्ती से बचता रहा, एक फुर्तीली बिल्ली की तरह लगातार अटैक से निकलता गया। उसकी हालत भी बिगड़ रही थी। किन तियान की आंखों में समझ की चमक आई। पहले के मुकाबले क्लाउस के मूव्स साफ तौर पर स्लो हो चुके थे। इसका मतलब था कि उसका शरीर अब ब्रेकडाउन की कगार पर पहुंच चुका था। बेशक खुद उसकी हालत भी अच्छी नहीं थी। ओवरलॉर्ड बॉडी और ब्लड थर्स्टी फ्रेंजी जल्द खत्म होने वाली थी। इसके बाद उसकी कॉम्बैट पावर तेजी से गिरने वाली थी। फ्रेंजी के साइड इफेक्ट्स भी सामने आएंगे। कमजोर स्टेट, सारे एट्रीब्यूट्स 10% डाउन। अब वो और क्लाउस दोनों ही सिर्फ जिद के सहारे टिके हुए थे। देखना ये था कि पहले कौन टूटेगा। स्क्वेल्च। नाखून चेहरे पर से गुजर गए, नाक की हड्डी कट गई, आंखें बस एक बाल के फासले से बची। किन तियान की काउंटर स्लैश ने क्लाउस के सीने पर एक लंबी खून बहाती दरार खोल दी। स्पर्ट। क्लाउस जोर से पीछे हटा और पेड़ के तने का सहारा लिया। वो खुद को रोक नहीं पाया और फिर से काला खून उगल दिया। जैसा किन तियान ने सोचा था, इस एक्सचेंज ने क्लाउस के अंदर जहर के फैलाव को और तेज कर दिया। हड्डियां, खून, अंदरूनी अंग सब टॉक्सिन से गल रहे थे। दर्द इतना ज्यादा था कि उसका फोकस टूटने लगा। क्लाउस ने सिर उठाकर आगे देखा।
किन तियान एक हाथ से अपना चेहरा पकड़े खड़ा था। उंगलियों के बीच से खून बह रहा था। उसकी उंगलियों के पीछे से झांकती स्कारलेट आंखें क्लाउस को ऐसे देख रही थीं, जैसे भेड़िया किसी सफेद खरगोश को घूर रहा हो। खत्म होना या टिके रहना। इस पल क्लाउस डर गया। वो ब्लड रेस से था। उसकी उम्र आम इंसानों से कहीं ज्यादा थी। उसे किसी ऐसे राक्षस से बेकार की जिद में मरने की जरूरत नहीं थी, जिसे मारा ही न जा सके। हालांकि वो लगभग टूट चुका था, फिर भी एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। यही सोचकर क्लाउस ने फैसला कर लिया। बैंग टिल्ड। क्लाउस के पैरों के नीचे काली धुंध फट पड़ी और एक पल में उसका शरीर ढक गया। फड़फड़, टिल्ड फड़फड़। अगले ही पल काली धुंध से दर्जनों चमगादड़ निकलकर चारों दिशाओं में उड़ गए। बैट ट्रांसफॉर्मेशन। उसकी ब्लड लाइन में अब भी बची हुई एक ताकत। किन तियान ने ऊपर देखा, चमगादड़ों को अपनी आंखों के सामने बिखरते हुए देखा। बाहर से सभी एक जैसे थे। ये पहचानना नामुमकिन था कि असली क्लाउस कौन सा है, लेकिन एक चीज धोखा नहीं दे सकती थी। ब्लड क्यूई। सारे चमगादड़ों में से सिर्फ एक के अंदर सबसे घनी ब्लड क्यूई थी, जो उड़ते वक्त खून की लकीर छोड़ रही थी। वैम्पायर। आखिरकार तू ही पहले डगमगाया। किन तियान ने स्पेशल बैग से शैडो स्ट्राइक निकाली और बंदूक को कंधे पर टिकाया। तंग रास्ते में बहादुर ही जीतता है। जब सामने वाला पहले ही दबाव नहीं झेल पाया, तो जीत का माल उसी का था। स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे बैरल में भरने लगी। तीनों रून्स एक साथ चमक उठे। किन तियान ने एक आंख मिचकाई। स्कोप के अंदर एक काला चमगादड़ तेजी से बड़ा होता गया। उसके फर तक साफ दिखने लगे। तेरा टैलेंट अब मेरा है। क्लिक। उंगली ट्रिगर पर दब गई। गोली बिना आवाज के निकली। हजारों मीटर का सफर तय करती हुई, हवा में सफेद लकीर खींचती हुई सीधा टारगेट पर जा लगी। बैंग। खून की धुंध फट पड़ी। एक साया तेजी से नीचे गिरा। काली धुंध घूमी और छोटा चमगादड़ वापस इंसानी रूप में बदल गया। क्लाउस जमीन पर पड़ा था। उसके सीने में कटोरे जितना बड़ा छेद था। काला खून लगातार बह रहा था। सूश। पत्ते हिले। एक फिगर ऊपर डाल पर उतरा और नीचे देखते हुए बोला, तू मुझे कैसे लॉक कर पाया? क्लाउस का चेहरा कागज की तरह सफेद था। उसकी आवाज भारी और बेजान थी। उसमें अनिच्छा और निराशा भरी थी। किन तियान ने बंदूक की नली उसकी तरफ तानी और शांति से बोला, लक। लक। क्लाउस के होठों पर कड़वी मुस्कान आई। अगर किन तियान ने किसी तरीके से उसे ढूंढा होता तो शायद वो मान लेता, लेकिन लक, वो सच में बदकिस्मती से मारा गया था। बैंग। एक और गोली सीने में लगी। क्लाउस का शरीर कांपा। बेहिसाब पछतावा और न चाहने के बावजूद उसकी चेतना अंधेरे में डूब गई। सिस्टम पैनल पर इवोल्यूशन पॉइंट्स तुरंत रिफ्रेश हुए, एक नए लेवल पर पहुंच गए। एक डीप ब्लू लाइट स्फीयर नीचे से उठा और किन तियान के शरीर में समा गया। ठंडी ताकत धीरे धीरे फैलने लगी। फ्रेंजी के खत्म होने से आई कमजोरी को दबाने लगी। किन तियान ने बंदूक नीचे रखी। उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान उभरी। ये लड़ाई में जीत गया। एपिसोड 76, टैलेंट फ्यूजन नाइट डेमन। नाम, केन। ब्लड लाइन, ब्लू। टाइप, मेन और पैसिव टैलेंट। इंट्रोडक्शन। पैसिव। रहस्यमय केन ब्लड लाइन के रूप में तुम्हारे अंदर बहता प्राचीन और एनिग्मेटिक वैम्पायर ब्लड तुम्हें नॉर्मल लोगों से कहीं ज्यादा पावरफुल फिजिकल क्वालिटी देता है और डार्कनेस के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफिनिटी देता है। अंधेरे में तुम्हारी विजन, हियरिंग और स्मेल हर पहलू में बूस्ट हो जाती है। तुम खून से पावर एब्जॉर्ब करके खुद को हील या अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और अपने अंदर का ब्लड पॉइजन दूसरों में ट्रांसफर करके उन्हें ब्लड लाइन डिसेंडेंट में भी बदल सकते हो। एक्टिव। 1. बैटविंग्स काले चमगादड़ जैसे पंख फैलते हैं, स्पीड 100% बढ़ जाती है। 2. बैट ट्रांसफॉर्मेशन, खुद को अनगिनत चमगादड़ों में बदल लेना, असली शरीर को उनके बीच छुपा देना। होली ब्लड से कैप्ड ब्लड लाइन के लायक है। सिर्फ इंट्रोडक्शन ही बाकी ब्लू टैलेंट से कहीं लंबा है, किन तियान ने कहा। ब्लू टैलेंट्स में कुछ का इंट्रोडक्शन बस एक लाइन का होता है, जबकि कुछ कई लाइनों तक जाते हैं। विस्काउंट लेवल की केन ब्लड लाइन फिजिकल एट्रीब्यूट्स को पूरी तरह से बूस्ट करती है, डार्क एफिनिटी बढ़ाती है, बैरन लेवल की सनलाइट अवर्जन की कमजोरी हटाती है और 2 नए एक्टिव एबिलिटी जोड़ती है। बैट विंग्स उसे फ्लाइट की एबिलिटी देता है। यहाँ तक कि टियर 5 के कई स्पिरिचुअलिस्ट भी खुद से उड़ नहीं पाते। इससे साफ पता चलता है कि ये एबिलिटी कितनी कीमती है। अटैक और एस्केप दोनों में ढेर सारे वेरिएबल जोड़ देती है। बैट ट्रांसफॉर्मेशन एक लाइफ सेविंग टाइप टैलेंट है। अगर क्लाउस घायल न होता और खून की कमी से एक्सपोज न हुआ होता तो ये पहचानना नामुमकिन था कि असली क्लाउस कौन सा है। दोनों टैलेंट मिलकर उसकी एस्केप एबिलिटी को मैक्स लेवल पर पहुंचा देते हैं। फिर भी विस्काउंट लेवल ब्लड लाइन की वैल्यू के बावजूद किन तियान को इसे लेकर झिझक थी। 9 ग्रेट होली ब्लड्स में व्लादिमीर क्लैन की रेप्यूटेशन सबसे खराब मानी जाती है। खूनी स्वभाव वाले वैम्पायर अक्सर खतरनाक इंसिडेंट्स करते हैं। ब्लड पॉइजन का कंटेजियस मैकेनिज्म आम लोगों, स्पिरिचुअलिस्ट्स और टॉप लेवल अथॉरिटी सभी पर भारी प्रेशर डालता है। ब्लड स्टार रियम के बाहर
वैम्पायर हर जगह नफरत का शिकार हैं और कई इंपॉर्टेंट जगहों पर वैम्पायर डिटेक्टिंग डिवाइस लगे होते हैं ताकि खतरे और गड़बड़ी से बचा जा सके। इसलिए अगर केन ब्लड लाइन एक्सपोज हो गई तो हर कोई उसे शक की नजर से देखेगा। स्कूल या मिलिट्री डिपार्टमेंट में आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाएगा। ये सोचकर किंतियान ने फैसला किया। टैलेंट फ्यूजन। उसके कई टैलेंट केन ब्लड लाइन के साथ बेहद कंपैटिबल थे, जैसे शैडो बोन फिजिक, शैडो जंप, ब्लड ट्रैकिंग और थर्मोसेंस कंट्रोल। ये सब डार्कनेस, खून और स्टेल्थ से जुड़े हुए थे। सबसे अच्छा यही होता कि फ्यूजन के बाद इन टैलेंट्स की खासियतें बनी रहें और अगर कुछ खो भी जाएं तो वो उन्हें दोबारा ढूंढ सकता था। आखिरकार शैडो फेलाइन लोग, ब्लडथर्स्टी मॉस्किटो और स्नेकमैन कोई रेयर स्पीशीज नहीं है। सोचते ही उसने एक्शन लिया। किंतियान ने चारों मेजर टैलेंट्स को एक्टिव किया और उन्हें केन ब्लड लाइन की ओर मूव कराया। जल्द ही जहां वे इंटरसेक्ट हुए, सिस्टम का प्रॉम्प्ट आया। क्या आप 5 मेजर टैलेंट्स को फ्यूज करना चाहते हैं? केन ब्लड लाइन, शैडो बोन फिजिक, शैडो जंप, ब्लड ट्रैकिंग और थर्मोसेंस कंट्रोल। सिस्टम चेतावनी देता है कि टैलेंट फ्यूजन में अनिश्चितता होती है। सावधानी से आगे बढ़ें क्योंकि फ्यूजन अपरिवर्तनीय है। कंफर्म? किंतियान ने सिर हिलाया। उसके कमांड पर 3 ब्लू और 2 ग्रीन लाइट स्फीयर तेजी से फ्यूज होने लगे। इंटरसेक्शन की जगह रंग गहरा होता गया, लेकिन अभी पर्पल तक नहीं पहुंचा था। पर्पल टैलेंट फ्यूज करना सच में मुश्किल है। किंतियान ने सांस भरी। केन ब्लड लाइन, शैडो बोन फिजिक और शैडो जंप तीनों डीप ब्लू थे, फिर भी फ्यूजन के बाद पर्पल से काफी दूर लग रहे थे। फिर भी किंतियान को भरोसा था, जितनी ज्यादा मुश्किल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्यूज टैलेंट। अगर नेचुरल फ्यूजन से पर्पल नहीं बनता तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा। 6 वैम्पायर मारकर उसने 40,000 से ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स कमाए थे, जिसमें सिर्फ क्लाउस ने 22,000 दिए थे। अब उसके पास पॉइंट्स की कोई कमी नहीं थी। टैलेंट फ्यूजन पूरा होने का वेट किए बिना किंतियान ने सीधे 15,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स डाल दिए। एवोल्यूशन पॉइंट्स के इनपुट से 5 लाइट स्फीयर का फ्यूजन तेज हो गया। थोड़ी ही देर में पर्पल लाइट की एक झलक दिखाई दी जो तेजी से पूरे स्फीयर में फैल गई। नाम: नाइट डेमन, पर्पल। टाइप: मेन और पैसिव टैलेंट। इंट्रोडक्शन: तुम रात के चहेते हो, खून के मास्टर हो। नाइट डेमन का ब्लड तुम्हारे शरीर में जागते ही तुम्हारे अंदर जबरदस्त बदलाव आते हैं और हर एबिलिटी में भारी बूस्ट मिलता है। डार्कनेस और शैडोज तुम्हारे लिए खुला रास्ता बन जाते हैं। अंधेरे में रहते हुए सभी एट्रीब्यूट्स 30% बढ़ जाते हैं और तुम्हारी प्रेजेंस लगभग छुप जाती है। तुम अपने बॉडी टेम्परेचर को फ्रीली बदलकर आसपास के माहौल में घुल सकते हो। एक तय रेंज में सभी हीट सोर्स और ब्लड फ्लो को महसूस कर सकते हो और खून के सोर्स को ट्रैक करते वक्त एक्साइटेड स्टेट में जाकर स्पीड 50% बढ़ा सकते हो। एक्टिव: 1. अपोसल ट्रांसफॉर्मेशन इन्फेक्शन के जरिए दूसरों को नाइट डेमन अपोसल में बदल सकते हो। 2. नाइट डेमन विंग्स, नाइट डेमन के पंख फैलते हैं, स्पीड 200% बढ़ जाती है। 3. नाइट डेमन अवतार, अलग अलग शेप के अवतार बनाना, असली शरीर को उनके बीच छुपा देना। ठंडी ताकत उसके शरीर में दौड़ पड़ी। काली आभा की धाराएं उसे चारों तरफ से लपेटने लगीं। किंतियान ने दांत भींच लिए। उसकी त्वचा का हर इंच ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत स्टील की सुइयां चुभ रही हों। जमा देने वाली ठंड और हड्डियां कुतरने वाला दर्द एक साथ मिलकर उसकी इच्छा शक्ति तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। काली आभा जैसे जिंदा हो उसके पोर्स से अंदर घुस रही थी। हर पल उसके शरीर में ऐसा बदलाव हो रहा था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था, जैसे मांस और हड्डियों के बीच छोटे छोटे कीड़े रेंगकर काट रहे हों। उसकी हड्डियों से तेज चटकने की आवाजें आईं, मानो वे जबरदस्ती किए जा रहे इस रीस्ट्रक्चर का विरोध कर रही हों। पहले की साफ सुथरी बोन टेक्सचर अब मरोड़ खा रही थी, डेंस होती जा रही थी और उस पर अजीब पैटर्न उभर आए थे। वे पैटर्न हल्की रोशनी में चमक रहे थे, जैसे प्राचीन रहस्यमय रून्स नाइट डेमन रेस के पावर कोड को दर्शाते हुए। दर्द के बीच उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। अब उनमें सफेदी बिल्कुल नहीं थी, पूरी तरह काली, जैसे अंतहीन ब्लैक होल जो हर रोशनी को निगल सकता हो। दांतों से नुकीले फैंग्स बाहर निकले, मसूड़ों को चीरते हुए, ठंडे और खतरनाक तरीके से चमकते हुए। उसकी पीठ की त्वचा मरोड़ खाने लगी, जैसे कुछ बाहर निकलने वाला हो। अगले ही पल विशाल काले पंख अचानक फैल गए, उसकी पूरी पीठ की जगह घेरते हुए। पंखों के एक फ्लैप के साथ जबरदस्त हवा चारों तरफ फैल गई। रेत और पत्थर उछल गए, पेड़ों की डालियां बुरी तरह हिलने लगीं और पत्ते चरमराती आवाज के साथ झड़ने लगे। नाइट डेमन, मुझे ये नाम पसंद है। किंतियान की नजर गहरी थी। बार्बरिक डोमिनेटर बॉडी के जागने से उसे भारी और विस्फोटक ताकत का एहसास मिला था, लेकिन नाइट डेमन बॉडी के जागने पर उसे बेमिसाल हल्कापन महसूस हुआ, जैसे उसके शरीर से 1000 किलो का बोझ हट गया हो। मसल्स में डरावनी एक्सप्लोसिव पावर भर गई थी। विजन, स्मेल, हियरिंग और ब्लड परसेप्शन सब एक बार फिर ऊंचे लेवल पर पहुंच गए थे। अब वो बिना किसी रुकावट के डार्कनेस में घुल सकता था और एक तय दूरी के अंदर किसी भी जगह प्रकट हो सकता था।
ये फ्यूजन उसकी उम्मीद से भी ज्यादा सफल रहा। पांचों मेन टैलेंट्स के सारे फायदे बचे रहे और ब्लडलाइन से जुड़े रिस्क्स भी असरदार तरीके से खत्म हो गए। हालांकि नाइट डेमन और ब्लडलाइन दिखने और एबिलिटी में काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन आखिरकार वे दो अलग अलग ब्लडलाइन हैं। समझदार नजरें आसानी से फर्क पहचान सकती हैं। अब लौटने का वक्त है। किन तियान ने जमीन से लाश उठाई, तभी अचानक एक पीली चीज नीचे गिर पड़ी। उसने उसे उठाया। ये हथेली जितने साइज का पीला एम्बर था, जिसके अंदर सुनहरा लाल पदार्थ बंद था। उसी पल किन तियान के अंदर से एक तेज इच्छा उठी, जैसे एम्बर के अंदर की चीज उसे बुरी तरह खींच रही हो। बुरा नहीं, बढ़िया चीज मिली है। किन तियान ने एम्बर को अपने स्पेशल बैग में रख लिया, बाद में स्टडी करने के इरादे से। वूश, पंखों के एक वाइब्रेशन के साथ वो उसी दिशा में उड़ गया जहां से आया था। टाइम का हिसाब लगाया, बाकी तीनों भी अब तक जाग चुके होंगे। अध्याय 77। कुछ भी नहीं हुआ। उफ, बहुत दर्द हो रहा है। शियाओ पोंग ने धीरे धीरे आंखें खोली, हाथ उठाकर अपना सूजा हुआ चेहरा ढक लिया। मेरा हाथ। अचानक उसकी आंखें फैल गईं। उसने नीचे देखा तो पाया कि उसके हाथ पैरों को बांधने वाली रस्सियां कब की कट चुकी थीं। उसने सिर घुमाकर देखा, श्योंग गैंग की रस्सियां भी खुली हुई थीं। दश्योंग, उठो। शियाओ पोंग ने श्योंग गैंग का कंधा जोर जोर से हिलाया। श्योंग गैंग ने आंखें खोली और सामने सुअर के सिर जैसा फूला हुआ चेहरा देखा। यादें बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी और उसका दिल कस गया। शियाओ पोंग, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, शियाओ पोंग ने हाथ हिलाते हुए कहा। हम दोनों की रस्सियां कट चुकी हैं। लगता है कोई हमें बचाने आया था। तो क्या हम बच गए? श्योंग गैंग ने खुद को सहारा देकर उठने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बनाते ही उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक गया। क्या हुआ? शियाओ पोंग ने घबराकर पूछा। श्योंग गैंग ने पसलियों को पकड़ते हुए दांत भींचे। मेरी एक पसली टूट गई है। उसे अभी भी याद था कैसे एक आदमी ने उसे और शियाओ पोंग को बेरहमी से मारा था। क्योंकि वो मेटल एलिमेंट तकनीक साधता था, उसका शरीर मजबूत था, इसलिए उन्होंने और जोर लगाया। उसकी पसली कुचल दी और दर्द से वो बेहोश हो गया। शियाओ पोंग खड़ा हुआ, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, वापस जाकर हमारे घर की दवा इस्तेमाल करना। झू फैमिली की सीक्रेट मेडिसिन, ये इलाज के लिए बहुत। चुप रहो, श्योंग गैंग झुंझला गया। ये विज्ञापन का समय नहीं है। सॉरी। शियाओ पोंग झेंपते हुए मुस्कुराया। आदत पड़ गई है। बोलते बोलते उसकी नजर कोने से कुछ अजीब पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा, अचानक उछल पड़ा और पास की धारा की ओर इशारा किया। दाश्योंग, देखो। श्योंग गैंग ने उधर देखा और उसका शरीर सख्त हो गया। धारा की सतह पर 4 नंगे सूखे हुए शव तैर रहे थे। पानी का बहाव इतना धीमा था कि उन्हें बहा नहीं पा रहा था। हर शव जैसे खून से पूरी तरह निचोड़ दिया गया हो, त्वचा सिकुड़ी हुई, भयानक रूप से धंसी हुई। फिर भी दोनों ने उनमें से कुछ को तुरंत पहचान लिया। 1, 2, 3, 4 लोग हैं। 2 गायब हैं। शियाओ पोंग ने गिनती की और उसी पल दोनों को एक ही बात सूझी। नजरें मिलाईं और वे गुफा की ओर दौड़ पड़े। जल्द ही वे गुफा के सबसे अंदर पहुंचे। अंधेरे में एक छोटी सी आकृति धुंधली दिखाई दे रही थी। जिया। दोनों लड़के दौड़कर पहुंचे। पास जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। हुआंग शियाओजिया बेहोश थी, लेकिन उसके कपड़े सही सलामत थे। किसी तरह की जबरदस्ती के निशान नहीं थे। जिया, हुआंग शियाओजिया, दोनों ने हल्के से उसका हाथ थपथपाया। कुछ ही देर में लड़की ने आंखें खोली और सामने 2 काले सूजे हुए चेहरे देखे। उसकी चीख गुफा में गूंज उठी। बेहोश होने से पहले के दृश्य दिमाग में लौट आए। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और वो हवा में हाथ मारते हुए चिल्लाने लगी, पास मत आओ। हुआंग शियाओजिया, हम हैं। मैं और दाश्योंग। शियाओ पोंग ने चेहरा ढकते हुए जोर से कहा। आवाज में बेबसी थी। पहले ही उसका चेहरा सूजा हुआ था, अब हुआंग शियाओजिया ने उसे जोर का थप्पड़ मार दिया था। दर्द असहनीय था। जियाजिया, हम ही हैं। जानी पहचानी आवाजें सुनते ही उसकी हरकतें रुक गईं। फिर कांपती रोती हुई आवाज आई, शियाओ पोंग, दाश्योंग, सच में तुम लोग हो? हाँ, हम ही हैं, दोनों ने एक साथ कहा। वाकई वही थे। हुआंग शियाओजिया का शरीर कांपा और फिर वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसका रोना हिस्टेरिकल था, जैसे अब तक की सारी बेबसी, डर और तकलीफ एक साथ बाहर निकल रही हो। दोनों लड़के उसे चुपचाप देखते रहे। वे समझ सकते थे कि एक अमीर परिवार में पली बढ़ी, अभी बड़ी हुई लड़की के लिए ये सब कितना क्रूर रहा होगा। शियाओ पोंग ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। सब खत्म हो गया है। तुम सुरक्षित हो, हम सब सुरक्षित हैं। कुछ मिनट बाद उसका रोना धीमा पड़ा और वो सिसकियां लेने लगी। जियाजिया, जब हम अंदर आए थे तब तुम्हारे कपड़े ठीक थे। इसका मतलब तुम ठीक हो। श्योंग गैंग ने सीधे सीधे दिलासा दिया। ये सुनते ही हुआंग शियाओजिया सिहर उठी, जैसे पुराने दृश्य फिर याद आ गए हों। ये बेवकूफ,
शियाओ पांग ने मन ही मन गाली दी और तुरंत बात बदल दी। जिया बाहर चलते हैं, पहले किसी सुरक्षित जगह जाकर अकादमी को खबर देते हैं। ठीक है। वो इस डरावनी जगह में एक पल भी और नहीं रुकना चाहती थी। तीनों जल्दी से गुफा से बाहर निकले। तभी हुआंग शियाओजिया ने शियाओपांग और शियोंगैंग की हालत ठीक से देखी। शियाओपांग का चेहरा पूरी तरह सूजा हुआ था, आंखें बस छोटी सी दरार जैसी, मुंह के पास खून के निशान। शियोंगैंग की हालत थोड़ी बेहतर थी, लेकिन हर कदम पर उसके चेहरे से दर्द झलक रहा था। अंदरूनी चोट साफ थी। ये देखकर हुआंग शियाओजिया का मन भारी हो गया। जैसा शियोंगैंग ने कहा था, जागने पर उसके कपड़े सही थे, कमर के नीचे कोई दर्द नहीं था। यानी उसकी सबसे बड़ी आशंका सच नहीं हुई थी। फिर भी वो खुद को सबसे ज्यादा पीड़ित मान रही थी। लेकिन अब शियाओपांग और शियोंगैंग की हालत उससे भी खराब लग रही थी। दाशियोंग, तुम्हें? उसने पूछा। शियोंगैंग का चेहरा पीला था। वो भारी आवाज में बोला, मेरी पसलियां टूटी हैं। ये सुनकर वो चुप हो गई। वहां देखो। अचानक शियाओपांग ने जमीन की ओर इशारा किया। पहले ध्यान नहीं गया। यहाँ इतना सारा खून है। जमीन गहरे लाल रंग से सनी हुई थी। धारा के किनारे कंकड़ खून से चितकबरे थे, मानो खून की बारिश हुई हो। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। वे कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे कि यहाँ कैसी भयानक लड़ाई हुई होगी। वो तभी ऊपर से उड़ते जहाजों की आवाज आई। कई फ्लाइंग डिवाइस तेजी से आए और उनके ऊपर मंडराने लगे। फिर दर्जनों लोग नीचे कूदे और मजबूती से जमीन पर उतरे। यंग मास्टर, यही हैं। काले कपड़ों में एक आदमी ने धारा में पड़े सूखे शवों की ओर इशारा किया। वेन चेंगशन आगे बढ़ा। भौहें सिकुड़ गईं। ये वही लोग थे जिन्हें वो ढूंढ रहा था। लेकिन सबसे अहम व्यक्ति गायब था। क्लाउस। उसने पास खड़े घबराए हुए युवाओं को देखा और सख्त आवाज में पूछा, तुम लोग ईगल मिलिट्री अकादमी के छात्र हो? बताओ, यहाँ क्या हुआ? क्लाउस कहाँ है? क्लाउस? वो कौन है? क्या वही लीडर है? शियाओपांग ने सिर हिलाया। सॉरी, हमें कुछ नहीं पता। हमें बेहोश कर दिया गया था। हम जागे तो ये सब था। वेन चेंगशन ने भौहें और सिकोड़ी। वो जानता था ये मोटा लड़का झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन फिलहाल यही उसकी एकमात्र कड़ी थे। वह कोई सुराग नहीं छोड़ सकता था। इन्हें ले जाओ, उसने ठंडी आवाज में आदेश दिया। जी। तुरंत एक दर्जन लोग शियाओपांग और बाकी दो को घेरने लगे। नहीं, हमें कुछ नहीं पता। शियाओपांग घबराकर चिल्लाया। वेन चेंगशन ने अनदेखा कर दिया। शश। अचानक जंगल की गहराई से पत्तों के कुचले जाने की आवाज आई। सबने उधर देखा। धूप पेड़ों की छतरी से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। एक आकृति जंगल से बाहर आई। एक हाथ में लाश, दूसरे में चाकू, पीठ पर काली स्नाइपर राइफल। आधा नंगा, मांसल शरीर सूखे गहरे लाल खून से ढका हुआ। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे ब्लड पूल से निकला कोई राक्षस हो। पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। सबकी निगाहों के सामने वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और लाश जमीन पर फेंक दी। आप ब्रदर तियान, शियाओपांग चिल्ला उठा। खून से लथपथ होने के बावजूद कद काठी, आंखों और आभा से उसने किंतियान को पहचान लिया था। क्या वो किंतियान है? शियोंगैंग और हुआंग शियाओजिया की आंखें फैल गईं। उसके खून से ढके शरीर और मरे हुए स्टार थीफ को देखकर उनके दिल कांप उठे। तो वही हमें बचाने आया था। जमीन पर बिखरा खून हमें बचाने के लिए बहाया गया था। तीनों की आंखों में आंसू भर आए। शियाओपांग कांपती आवाज में बोला, ब्रदर तियान, यहाँ आखिर हुआ क्या था? किंतियान ने सिर घुमाया। उसकी नजर सामने खड़ी तेज जांचती आंखों से टकराई। वो शांत स्वर में बोला, कुछ भी नहीं हुआ। क्या आप अगले अध्याय की ओर बढ़ना चाहेंगे? अध्याय 78, तलाशी और हिरासत। फू। हल्की सी हवा चली। माहौल तना हुआ था, मगर बाहर से शांत। वेन चेंगशान की नजर किंतियान से हटकर क्लॉस की लाश पर जा टिकी। लाश इतनी सफेद थी मानो कई दिनों तक पानी में भीगी रही हो। सीने में एक बड़ा सा खून का छेद था, जैसे किसी भारी स्नाइपर राइफल से मारी गई हो। उसकी नजर किंतियान की पीठ पर टंगी स्नाइपर राइफल पर गई। बैरल पर बने रून पैटर्न देखकर वो समझ गया ये एक रून स्नाइपर राइफल थी, इतनी ताकतवर कि किसी स्पिरिचुअलिस्ट को भी खतरे में डाल सके। लेकिन सिर्फ रून स्नाइपर राइफल के दम पर टियर 5 वैम्पायर विस्काउंट को मारना नामुमकिन था। किंतियान की खून से सनी हालत देखकर साफ था कि लड़ाई बेहद भयानक रही होगी। लगता है ये आदमी ईगल मिलिट्री अकादमी का कोई टीचर है। वेन चेंगशियान मन ही मन सोचने लगा। वो अकादमी के बारे में काफी जानता था। वहाँ के छात्र आमतौर पर टियर 2 से टियर 4 तक ही होते हैं। यहाँ तक कि सबसे बेहतरीन ग्रेजुएट भी टियर 4-5 स्टार से ऊपर नहीं जाते। क्लॉस को मारने की क्षमता उनमें नहीं हो सकती। इसकी सारी चीजें अलग अलग रखो, वेन चेंगशियान ने आदेश दिया। जी। काले कपड़ों में लोग तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने क्लॉस को पूरी तरह उतार दिया। कपड़े, जूते, अंडरवियर, स्मार्ट रिस्ट वॉच,
हर चीज जमीन पर करीने से सजा दी। नहीं है, यहाँ भी नहीं, अब भी नहीं। आखिरी सामान रखने के बाद वेन चेंगशियान का चेहरा पूरी तरह स्याह हो गया। प्राचीन दैत्य का एसेंस ब्लड गायब था। इतनी कीमती चीज क्लॉस कभी किसी और को नहीं देता। अगर वो गायब है तो सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, उसे ले लिया गया है। वेन चेंगशियान की तेज निगाह सीधी किंतियान पर पड़ी। एम्बर तुमने लिया? एम्बर? कौन सा एम्बर? किंतियान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आवाज में हल्की सी उलझन। वेन चेंगशियान उसकी खून से सनी शक्ल पर कोई माइक्रो एक्सप्रेशन नहीं पढ़ सका। वो आंखें मिचमिचाकर ठंडे स्वर में बोला, इसकी तलाशी लो। स्विश। लोगों का एक झुंड किंतियान को घेरने लगा। सबकी आंखों में सतर्कता और धार थी। जो अकेले क्लॉस को मार सकता है वो मामूली इंसान नहीं हो सकता, और किसी मास्टर की तलाशी लेना सीधा अपमान होता है। थोड़ा सा विरोध भी लड़ाई में बदल सकता था। भैया तियान। तीनों पीछे खड़े थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर अब लड़ाई छिड़ी तो मदद करें तो बोझ बनेंगे, न करें तो एहसान फरामोश कहलाएंगे। इसी वक्त किंतियान बोला, ठीक है, तलाशी लेने दो। कहते हुए उसने खुद हाथ फैला दिए। ये देख, तीनों और सामने वाले लोग दोनों ही थोड़े रिलैक्स हुए। 4 लोग आगे बढ़े। असल में तलाशी लेने को ज्यादा कुछ था ही नहीं। किंतियान बिना शर्ट के था, नीचे गंदी पैंट, जेबें खाली, बस पास में एक काली चाकू और एक काली बंदूक। वेन चेंगशियान देखता रहा। उसका चेहरा और बिगड़ गया। कुछ भी नहीं, एकदम कुछ भी नहीं। तो फिर क्या क्लॉस ने छुपाया था या इसने कहीं और छुपा दिया? तलाशी पूरी होने पर लोगों ने सिर हिलाया। वेन चेंगशियान ने किंतियान को घूर कर देखा, मानो उसकी आंखों से सच निकाल लेना चाहता हो। लेकिन किंतियान बाकी चीजों में चाहे कमजोर हो, पोकर फेस रखने में एक्सपर्ट था। एक भी दरार नहीं। वेन चेंगशियान ने दांत पीसे। बाकी तीनों की भी तलाशी लो। जी। शाओपांग और बाकी 2 को भी घेर लिया गया। पूरी तलाशी हुई, फिर भी कुछ नहीं मिला। अब वेन चेंगशियान सच में आग बबूला था। उसने प्राचीन दैत्य का एसेंस ब्लड पाने के लिए अपने कई भरोसेमंद लोग खो दिए। फिर क्लॉस से छिनने के बाद उसने भारी कीमत चुकाकर 2 लीजन और ईगल मिलिट्री एकेडमी के स्पिरिचुअलिस्ट्स को ट्वाइलाइट रिज भेजा। इतना सब करने के बाद हाथ खाली, ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबको ले जाओ। वेन चेंगशियान लगभग चिल्लाया। जी। काले कपड़ों वाले लोग आगे बढ़े। उनकी नजरें किंतियान से चिपकी हुई थीं। भैया तियान, अब क्या करें? शाओपांग की आवाज कांप रही थी। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि सामने कौन खड़ा है। एंडीज महाद्वीप के प्रमुख का बेटा वेन चेंगशियान। उनके जैसे अमीर घरानों के बच्चे भी उसके सामने चींटी जैसे थे। अगर वे ले जाए गए तो उन्हें कौन बचाएगा? किंतियान ने आसमान की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, डरो मत, कोई आ रहा है। फू। नीले रंग की एक फ्लाइंग डिवाइस आसमान चीरती हुई आई। उसके पीछे एक आकृति विशाल पक्षी की तरह नीचे गोता लगाती हुई उतरी। चेहरा देखते ही तीनों खुशी से चिल्ला उठे। प्रिंसिपल झांग। ईगल मिलिट्री एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल झांग मेंग ने सिर हिलाया। उसकी नजर पूरे दृश्य पर घूमी। जब उसने खून से लथपथ किंतियान और जमीन पर पड़े क्लॉस को देखा तो उसके भीतर हलचल मच गई। क्या ये टियर 5 वैम्पायर? किंतियान ने मारा। जब स्कूल ने ये मिशन जारी किया था तब से ही झांग मेंग को अजीब लग रहा था। स्टार थीव्स के लिए पूरे स्पिरिचुअलिस्ट्स को भेजना, ऊपर से नाम और ताकत तक छुपाई गई थी। ये मिशन पूरी तरह रहस्यमय था। उसने विरोध किया था, लेकिन बाद में पता चला ये आदेश खुद प्रिंसिपल हान फेंग का था। बिना उसकी इजाजत कोई हस्तक्षेप नहीं। संदेह बढ़ता गया। उसने यान छिंग को जांच के लिए भेजा। नतीजा चौंकाने वाला था। लीडर क्लॉस एक टियर 5 वैम्पायर विस्काउंट, बाकी 5 टियर 3 वैम्पायर बैरन या उससे ऊपर। ये तो छात्रों को सीधे आग में झोंकना था, लेकिन तब तक सब निकल चुके थे। छात्रों की सुरक्षा के लिए झांग मेंग खुद ट्वाइलाइट रिज आ गया। कुछ देर पहले उसे खबर मिली क्लॉस और उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं, और मारने वाला किंतियान। लोकेशन मिलते ही वो तुरंत यहाँ आया, और अब उसने देखा किंतियान और उसके छात्र घिरे हुए हैं। तुम कौन हो? झांग मेंग की आवाज भारी थी। आप ईगल मिलिट्री एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल हैं, है ना? वेन चेंगशियान शांति से बोला। मैं वेन चेंगशियान हूँ, और मैं इन लोगों को अपने साथ ले जा रहा हूँ। वेन चेंगशियान वेन झोंगली का बेटा। झांग मेंग की भौहें सिकुड़ गईं। मेरे छात्रों को क्यों ले जा रहे हो? तुम्हें इससे मतलब नहीं। वेन चेंगशियान की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। यहाँ हान फेंग भी होता तब भी ये लोग मेरे साथ ही जाते। आगे बढ़ो। स्विश। काले कपड़ों वाले लोग आगे आए। हथियार छीने गए। खास रस्सियों से हाथ पीछे बांध दिए गए। पूरे समय किंतियान ने कोई विरोध नहीं किया। उसने बस झांग मेंग की ओर देखा। होंठ हिले, आवाज नहीं। झांग मेंग समझ गया। यान छिंग को ढूंढो। हाँ, ये साफ था। ये मिशन वेन चेंगशियान और हान फेंग की डील थी। अब हान फेंग पर भरोसा नहीं किया जा सकता,
लेकिन पकड़े गए लोगों में एक बेहद खास व्यक्ति था। झांग मेंग ने हल्का सा सिर हिलाया। फ्लाइंग डिवाइस उड़ गई। किन तियान, तीनों छात्र और सारे वैम्पायर शव लेकर उन्हें जाते देखते ही झांग मेंग ने तुरंत एक नंबर मिलाया। पूछताछ, रिहाई, पलटवार। धूसर सफेद कमरे में ऊपर लगी तेज लाइटें आंखों में चुभ रही थीं। किन तियान ठंडी लोहे की कुर्सी पर अकेला बैठा था। उसके हाथ पैरों में एलॉय की हथकड़ियां जकड़ी हुई थीं। उसके सामने एक ठंडे चेहरे वाला आदमी बैठा था। दुबला पतला, उभरी हुई गाल हड्डियां और संकरी आंखें जिनमें अजीब सी सर्द चमक झिलमिला रही थी। पारदर्शी कांच के पीछे वेन चेंगशियान ठंडे भाव से किन तियान को देख रहा था। इसी समय उसके विश्वास पात्र डुआन सोंग ने पूछा, मास्टर, शुरू करें? हाँ। वेन चेंगशियान की अनुमति मिलते ही डुआन सोंग ने अपने ईयरपीस में कहा, लिया, शुरू करो। लिया ने किन तियान को घूरते हुए पूछा। उसकी आवाज खुरदरी थी, जैसे दो जंग लगे लोहे के टुकड़े आपस में रगड़ खा रहे हों। नाम, किन तियान। किन तियान ने शांति से जवाब दिया। उम्र, 18। धड़ाम। लिया ने जोर से मेज पर हाथ मारा और ठंडे स्वर में बोला, 18 साल का होकर टियर 5 वैम्पायर को मार दिया? क्या तुम होली ब्लड क्लैन से आए हो? सीधी बात बोलो, अगली बार बकवास की तो अच्छा नहीं होगा। किन तियान ने नजर उठाई, पारदर्शी कांच की ओर देखा और हल्के स्वर में कहा, 35। ली या ने ठंडी हंसी हंसी और फिर पूछा, क्या तुम ईगल मिलिट्री अकेडमी में टीचर हो? हाँ। क्लॉस और उसके साथियों को तुमने कैसे मारा? जहर देकर। जहर? कांच के पीछे वेन चेंगशियान की आंखों में चमक आई। पूछो, जहर कैसे दिया? लिया ने पूछा। तुमने जहर कैसे दिया? कौन सा जहर था? किन तियान बोला, मैंने उनके शिकार में छेड़छाड़ की थी। जहर का नाम था ब्लड बर्निंग। वेन चेंगशियान को याद आया, मौके पर वैम्पायरों की लाशों के अलावा खून से खाली हिरणों के शव भी मिले थे। फिर भी वो समझ नहीं पा रहा था कि किन तियान ने वैम्पायरों को धोखा देकर कई हिरणों को जहर कैसे खिला दिया। वैम्पायर जहर से मर गए, लेकिन हिरण तब तक जिंदा रहे जब तक उनका खून नहीं निकाल लिया गया। कुछ तो छिपाया जा रहा है। वेन चेंगशियान की आंखों में ठंडी चमक दौड़ गई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। डुआन सोंग ने दरवाजा खोला। काले कपड़ों में एक आदमी अंदर आया और वेन चेंगशियान को एक फाइल थमा दी। मास्टर, ये उन 3 मिलिट्री स्टूडेंट्स के बयान हैं। वेन चेंगशियान ने फाइल खोली, सरसरी नजर डाली और उसका चेहरा बदसूरत हो गया। बकवास। उसने मेज पर हाथ मारा और कांच के उस पार किन तियान को घूरा। बयान के मुताबिक किन तियान कोई मिलिट्री टीचर नहीं था, बल्कि नया दाखिला लिया हुआ फ्रेशमैन था। यानी 35 साल की उम्र, जहर, सब झूठ, सब नकली। डुआन सोंग ने भी बयान पढ़ लिए थे। वो भी गुस्से से भरा हुआ था। मास्टर, ये लड़का झूठा है। मुझे कुछ तरीके अपनाने दीजिए। करो। वेन चेंगशियान की आवाज बर्फ सी ठंडी थी। किन तियान का असहयोग उसे और यकीन दिला रहा था कि एंशिएंट जायंट बीस्ट एसेंस ब्लड उसी ने छिपाया है। अगर ऐसा है तो रहम की जरूरत नहीं। डुआन सोंग अंदर आया, किन तियान को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, उन स्टूडेंट्स ने सब कबूल कर लिया है। तुम उनका क्लासमेट हो, ईगल मिलिट्री का फ्रेशमैन। तुम्हारे पहले सारे जवाब झूठ थे। किन तियान ने शांत स्वर में कहा, मैंने कहा था कि मैं 18 का हूं। क्या तुमने तब भी यकीन किया? अगर मैं कह देता कि मैं 100 दिन से भी छोटा हूं, तो क्या तुम पागल नहीं हो जाते? मुझे नहीं लगता तुम 18 के हो, फ्रेशमैन हो तब भी नहीं। डुआन सोंग ने कहा, बताओ, क्या तुमने क्लॉस से कुछ लिया था? कहां छिपाया है? नहीं। शब्द खत्म होते ही चाट एक जोरदार थप्पड़ किन तियान के चेहरे पर पड़ा। किन तियान का सिर एक तरफ झुका, फिर उसने गर्दन सीधी की और डुआन सोंग को घूर कर देखा। उसकी आंखें गहरी थीं जैसे बर्फीली अथाह खाई। न जाने क्यों डुआन सोंग को अचानक सिहरन हुई, जैसे कोई दानव उसे देख रहा हो। दिल के अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। कांच के पीछे एक और व्यक्ति आया और वेन चेंगशियान के कान में फुसफुसाया, क्या फाइल टॉप सीक्रेट है? वेन चेंगशियान चौंक गया। जांच में बाकी तीनों की जानकारी आसानी से मिल गई थी, अकादमी और परिवार सब साफ, लेकिन किन तियान, उसकी फाइल पूरी तरह गोपनीय थी। नाम के अलावा सिर्फ अकेडमी में दर्ज स्पिरिचुअलिस्ट लेवल, टियर 1, 4 स्टार। इतना नकली की हंसी आए। वो है कौन? उसका बैकग्राउंड क्या है? वेन चेंगशियान के दिल में अशुभ भावना उठी। तभी बाहर हलचल हुई। बॉस, मिस्टर ली आए हैं। वेन चेंगशियान का दिल बैठ गया। हॉलवे के आखिर से कदमों की आवाज आई। 2 लोग साथ साथ चलते हुए सामने आए। एक ने काला चोगा पहन रखा था, सलीके से सजे बाल, शांत व्यक्तित्व। दूसरा रॉयल आर्मी की वर्दी में था, बाज जैसी तेज आंखें और मेजर जनरल का बैज चमकता हुआ। मिस्टर ली, वेन चेंगशियान ने आगे बढ़कर झुककर सलाम किया। चेंगशियान, ये 7वें ब्यूरो के डायरेक्टर यान है। मिस्टर ली बोले, डायरेक्टर यान कह रहे हैं कि तुम उनके अधीनस्थ को यहाँ लाए हो। 7वां ब्यूरो? वेन चेंगशियान सन्न रह गया। 7वां ब्यूरो मिलिट्री का सबसे रहस्यमय विभाग। हर बड़े केस के पीछे उसकी परछाई होती है
और उससे भी डरावनी बात, उनका सुपीरियर है मार्शल लिन। रॉयल जजमेंट कोर्ट और 7वां ब्यूरो दोनों सीधे मार्शल लिन को रिपोर्ट करते हैं, यानी 7वें ब्यूरो से दुश्मनी मतलब जजमेंट कोर्ट की नजर। अब समझ आया फाइल टॉप सीक्रेट क्यों थी। यान छिंग सीधे इंट्रोगेशन रूम की ओर बढ़ा। दरवाजा खुला। उसने देखा किन तियान आधा नंगा, खून से लथपथ, हथकड़ियों में जकड़ा। दृश्य किसी भयानक यातना से कम नहीं था। बहुत अच्छा, वाकई बहुत अच्छा। यान छिंग की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। बिना वजह एक रॉयल मेजर को कैद कर यातना दी जा रही है। हिम्मत काफी बढ़ गई है। मिस्टर ली ने सख्ती से पूछा, चेंगशियान ये क्या हो रहा है? मिस्टर ली, डायरेक्टर यान वेन चेंगशियान घबराकर बोला, उसके शरीर का खून उसने खुद किया है, मेरा कोई हाथ नहीं, मैं सिर्फ उसे यहाँ लाया था। रिहा करो। मिस्टर ली का आदेश साफ था। वेन चेंगशियान ने दांत भींचे। रिहा करो। डुआन सोंग ने किन तियान की हथकड़ियां खोली। किन तियान खड़ा हुआ, शांति से डुआन सोंग को देखा और चाट, एक जोरदार थप्पड़। डुआन सोंग हवा में उड़ा, पीछे का कांच टूट गया, वो कांच के टुकड़ों में गिरा, आधा चेहरा सूज गया, कई दांत जमीन पर बिखर गए। ये थप्पड़ तुम्हारे लिए, किन तियान ने ठंडे स्वर में कहा। मिस्टर ली भौहें चढ़ा गए। वेन चेंगशियान का चेहरा बदसूरत हो गया। यान छिंग रुका, फिर उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान उभरी। क्या आप अगले एपिसोड 80 मार्शल लिन का आगमन की ओर बढ़ना चाहेंगे? अध्याय 80 गड्ढा खोदना, एक अभिनेता की आत्मसाधना। उह टिल्ड। डुआन सोंग जमीन पर पड़ा था, अपना चेहरा पकड़े हुए दर्द से कराह रहा था। वेन चेंगशियान की नजर किन तियान पर जमी हुई थी। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और गहरी गंभीरता भी। वो खुद टियर 3 स्पिरिचुअलिस्ट था, लेकिन अभी अभी किन तियान ने कैसे वार किया वो साफ साफ देख भी नहीं पाया। इतनी रफ्तार, इतनी विस्फोटक ताकत। टियर 1 4 स्टार? नामुमकिन। ये लड़का सचमुच सुअर बनकर बाघ खाने में माहिर है। किन तियान, तुम ठीक हो? यान छिंग ने पूछा। ऑफिसर, मैं ठीक हूँ। किन तियान ने वेन चेंगशियान की ओर नजर डाली और शांति से बोला, मेरे शरीर पर जो खून है वो सब दुश्मनों का है। इसी समय मिस्टर ली आगे आए। डायरेक्टर यान, लगता है ये एक गलतफहमी थी। चेंगशियान ने वाकई जल्दबाजी की। मैं मेजर किन से उसकी ओर से माफी मांगता हूँ। कहते हुए मिस्टर ली ने किन तियान की ओर हल्का सा झुककर अभिवादन किया। उसके चेहरे पर ईमानदार भाव था। ये देखकर वेन चेंगशियान को शर्म भी आई और गुस्सा भी। मिस्टर ली, जो उसके पिता के मुख्य सचिव थे और एंडीज कॉन्टिनेंट के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक, आज उसकी वजह से एक साधारण मेजर के सामने झुककर माफी मांग रहे थे। यान छिंग ने सपाट स्वर में कहा, मिस्टर ली, चूंकि किन तियान को कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा, इस मामले को मैं यहीं छोड़ देता हूं। लेकिन उसकी नजर सीधी वेन चेंगशियान पर जा टिकी। आवाज भारी हो गई। वेन चेंगशियान ने बिना किसी प्रक्रिया के 45वीं और 26वीं लीजन को तैनात किया, रॉयल आर्मी के कठोर कानूनों की अनदेखी की। ये मामला इतनी आसानी से नहीं दबेगा। ये सुनते ही मिस्टर ली की आंखों में हल्की चमक आई। वेन चेंगशियान के पास कोई सैन्य रजिस्ट्रेशन या आधिकारिक पद नहीं था। पिता की सिफारिश से वो शायद भारी सजा से बच जाए, लेकिन 45वीं और 26वीं लीजन के अधिकारी उनका बचना मुश्किल था, और उनमें से ज्यादातर वेन परिवार के लोग और विश्वास पात्र थे। वेन चेंगशियान भी ये बात समझ गया। उसका चेहरा थोड़ा सा सफेद पड़ गया। अगर वो एंशिएंट जायंट बीस्ट एसेंस ब्लड ढूंढकर डोंगफोंग क्लान को सौंप देता तो ये लीजन कमांडर न सिर्फ निर्दोष होते बल्कि श्रेय भी पाते। लेकिन अगर योजना नाकाम रही तो सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर आती। ये शुरुआत से ही एक जुआ था और दुर्भाग्य से वो हार गया। वेन चेंगशियान के भाव बदलते देख यान छिंग मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। सिल्वर ग्रे स्टार पर सेना के कुछ अफसर सत्ता और गुटबाजी में डूब चुके थे। इस प्रवृत्ति को वो कब से सुधारना चाहता था। सेना साम्राज्य की होती है, किसी की निजी फौज नहीं। लेकिन बाहरी दबावों के कारण उसे कभी सही मौका नहीं मिला, और इस बार किन तियान ने खुद उसके हाथ में चाकू थमा दिया था। वो इस मौके का इस्तेमाल कर एक बड़ी सफाई करना चाहता था। सैन्य व्यवस्था से सड़े हुए तत्वों को हटाकर उन युवा अफसरों के लिए जगह बनाना जो वफादार और निर्दोष थे। मिस्टर ली, सुना है यहाँ 3 मिलिट्री अकादमी के स्टूडेंट्स भी हिरासत में हैं। उन्हें ले आइए, मैं उन्हें साथ ले जाऊंगा, यान छिंग ने कहा। मिस्टर ली ने वेन चेंगशियान की ओर देखा। वेन चेंगशियान ने दांत भींचकर कहा, उन्हें ले आओ। थोड़ी ही देर में शियाओपोंग, शियोंग गैंग और हुआंग शियाओजिया को लाया गया। उनके चेहरों पर घबराहट और बेचैनी साफ थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने किन तियान को देखा और उसके पास खड़े मेजर जनरल की वर्दी पहने यान छिंग को, तीनों की आंखें खुशी से चमक उठी। भाई तियान। तीनों हल्के से दौड़ते हुए किन तियान के पास पहुंचे। किन तियान ने सिर्फ सिर हिलाया, कोई सफाई नहीं दी। मिस्टर ली, मैं इन्हें ले जा रहा हूँ, यान छिंग ने और कुछ नहीं कहा और चारों को लेकर बाहर की ओर बढ़ गया। जाने ही वाले थे कि किन तियान अचानक रुका। वो पलटा, वेन चेंगशियान की ओर देखा और शांत स्वर में बोला,
तुम जिस एम्बर की बात कर रहे थे मैंने उसे नहीं देखा। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने छिपाया है तो तुम ट्वाइलाइट रिज पर किसी को ढूंढने भेज सकते हो, और नीचे से मेरी चाकू, बंदूक और स्मार्ट रिस्ट बैंड भी दिलवा देना। कहकर वह मुड़ा। उसकी आंखों की गहराई में ठंडी चमक तैर गई। उसने हड्डियां तुड़वाईं, पूरा शरीर जख्मों से भर गया, लगभग सारा खून बह गया, तब जाकर किसी तरह उस वैम्पायर को गिराया था। एम्बर उसकी ट्रॉफी थी। वो इतनी आसानी से कैसे सौंप देता? अगर वेन चेंगशियान ने शालीनता से बात की होती, संसाधनों के बदले सौदे का प्रस्ताव दिया होता, तो वो सोच भी सकता था। लेकिन उसने सीधे हिरासत में लेकर यातना देने की कोशिश की। तो फिर गड्ढा खोदने का दोष उसी पर जाता है। ट्वाइलाइट रीज बेहद विशाल और जटिल इलाका था। यहाँ हथेली के आकार का एम्बर ढूंढना, मानव बल, सामग्री और धन सबकी भारी बर्बादी थी। अगर वेन चेंगशियान सच में लोगों को भेजता तो आखिर में उसे कुछ भी नहीं मिलता। ट्वाइलाइट रीज वेन चेंगशियान की नजर गहरी हो गई। उसने खुद किन तियान की तलाशी ली थी। एंशिएंट जायंट बीस्ट एसेंस ब्लड उसके पास नहीं था। चाहे किन तियान सच बोल रहा हो या वो खजाना क्लॉस ने कहीं छिपाया हो, वो अब भी ट्वाइलाइट रीज में ही होना चाहिए। इलिप्सिस, सब सामान मिल गया? फ्लाइंग डिवाइस में यान छिंग ने पूछा। किन तियान ने स्मार्ट रिस्टबैंड पहन लिया, स्नाइपर राइफल पीठ पर टांगी, ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड हाथ में ली और सिर हिलाया। सब मिल गया, चलो। यान छिंग ने हैच खोला। शियाओपोंग और बाकी पीछे बैठे, जबकि किन तियान को पायलट सीट पर बैठा। हुश टिल्डे। फ्लाइंग डिवाइस सीधा ऊपर उठा और फिर एक दिशा में उड़ चला। उड़ान के दौरान यान छिंग ने अचानक पूछा, क्या तुमने वो चीज ली थी? किन तियान एक पल रुका, फिर बोला, नहीं। यान छिंग ने सिर हिलाया। चेहरे पर कोई बदलाव नहीं, लेकिन मन में जवाब साफ था। अपने अनुभव से वो जानता था ये लड़का शायद झूठ बोल रहा है। लेकिन उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि तसल्ली मिली। उनके पेशे में चालाक, सतर्क और निर्णायक लोग चाहिए होते हैं। थोड़ी चालाकी डरावनी नहीं होती। असल खतरा वे लोग होते हैं जिन्हें आसानी से पढ़ लिया जाए। किन तियान में अब ये गुण दिखने लगे थे। थोड़ा कच्चा था, लेकिन संभावनाएं असीम थीं। एक क्लोन जिसे इंक्यूबेशन चैम्बर से निकले 100 दिन भी नहीं हुए, उसने अकेले एक टियर 5 वैम्पायर के नेतृत्व वाली स्टार थीफ स्क्वाड को खत्म कर दिया। सोचकर अब भी अविश्वसनीय लगता था। अभी कुछ समय तक स्कूल से बाहर मत जाना, यान छिंग ने सलाह दी, और अपने स्पिरिचुअल लेवल पर ध्यान दो। बंदूकें वगैरह सहायक साधन हैं। असली नींव स्पिरिचुअल एनर्जी है। किसी छोटे झटके की वजह से मूल रास्ता मत छोड़ना। समझ गया ऑफिसर, किन तियान ने गंभीरता से जवाब दिया। यान छिंग सही था। उसकी सबसे बड़ी कमी यही थी, स्पिरिचुअल एनर्जी। टियर 1 4 स्टार स्कूल में किसी भी स्पिरिचुअलिस्ट से कमजोर। स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी के कारण वो स्पिरिचुअल मार्शल टेक्निक्स का खुलकर उपयोग नहीं कर पाता था और केवल शारीरिक ताकत पर निर्भर रहता था। साधारण स्पिरिचुअलिस्ट के खिलाफ ठीक था, लेकिन ब्लड लाइन मार्शल आर्टिस्ट के सामने उसका फायदा तुरंत खत्म हो जाता। अब उसे पूरी तरह ध्यान लगाकर टियर 2 में ब्रेक थ्रू करना था। हुश टिल्डे। फ्लाइंग डिवाइस आसमान चीरती हुई करीब आधे घंटे बाद ईगल मिलिट्री अकादमी के हेलीपैड पर उतर गई। हैच खुला। शियाओपोंग, शियोंग गैंग और हुआंग शियाओजिया बाहर कूदे और एक और खड़े हो गए। किन तियान, मुझे कुछ काम निपटाने हैं, मैं चलता हूँ। यान छिंग ने उसकी ओर देखा। होठों पर हल्की मुस्कान थी। मैं तुम्हें एक कोर्स रिकमेंड करूंगा, फुर्सत में जरूर पढ़ना। कौन सा कोर्स ऑफिसर? एक्टर की आत्म साधना। यान छिंग हंसा। चलता हूँ। हैच बंद हुआ। फ्लाइंग डिवाइस सीधा ऊपर उठा और आसमान में गायब हो गया। किन तियान कुछ पल ठिठका, फिर बेबस सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। वाकई ऐसे बूढ़े जासूस के सामने उसकी एक्टिंग अभी काफी कच्ची थी। लेकिन यान छिंग गलत भी नहीं था। इल्यूजन जैसे टैलेंट के साथ उसे अपनी अभिनय कला सच में निखारनी होगी। किन तियान मुड़ा, तीनों की ओर देखा, जो कुछ कहना चाहते थे लेकिन हिचक रहे थे। उसकी आवाज सामान्य से कहीं ज्यादा नरम हो गई। इस दौरान तुम लोगों ने काफी सहा है। अपनी चोटों का ध्यान रखो, अच्छे से ठीक हो जाओ। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और साथ में झुक गए। धन्यवाद भाई तियान। किन तियान हल्के से मुस्कुराया। खून से सने उस चेहरे पर यह मुस्कान सामान्यतः डरावनी लगनी चाहिए थी, लेकिन उन तीनों की नजरों में वो मुस्कान बेहद गर्मजोशी भरी थी, जैसे क्षितिज पर डूबता सूरज जो ठंडी उदास अंधेरी दुनिया को चुपचाप रोशन कर देता है। अध्याय 80 यहाँ समाप्त होता है।